स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। कुछ देर के लिए जब ये स्टिंग प्ले हो रही थी ना तो ऐसा लग रहा था कि हम आज गलत जगह हैं, गलत जगह बैठे हुए हैं। समारोह में होना चाहिए था और ये हाँ धुन में ही कुछ बात है, शायद बिल्कुल सही कहा आपने। और हम फंसे हुए हैं और धुन आप दांडिया की सुना रही हैं श्रेया। ये जस्टिस नहीं है, इंसाफ नहीं है। लेकिन क्या करें, वीकेंड पे कुछ हुआ ही कुछ ऐसा। पहले तो सभी दर्शकों को एक बार फिर से नवरात्रि की शुभकामनाएं मेरी तरफ से, श्रेया की तरफ से, पूरे CNBC आवाज़ परिवार की तरफ से। और श्रेया, एक बात तो है कि हमें बहुत कुछ नेगेटिव मिला। जो भी शनिवार की सुबह सुबह डेवलपमेंट्स हुए थे, वीज़ा कॉस्ट को एक सब्सटेंशियली हाइक किया गया था, बट समहाउ ठीक है, बाज़ार ने अपने आप को उस दिक्कत के माहौल से थोड़ा सा उभारने की कोशिश करी, बट स्टिल रेंज बाउंड। श्रेया, बिल्कुल रेंज बाउंड। और जो आपने सुबह स्ट्रैटेजी दी थी उसी के आसपास ही सपोर्ट लेता हुआ बाजार नजर आया। पहला बेस जो आपने निफ्टी पर सुझाया था 25,212 के लेवल पर, और आप देखें आज का भी लो अगर रखेंगे निफ्टी का स्क्रीन पर तो आपको नज़र आएगा आज का लो करीब आप देखें तो 25,211 के लेवल पर। तो वहीं से सपोर्ट लेता हुआ निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर कंसोलिडेशन का मूड निफ्टी पे। आप कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वीरेंद्र जी? कहाँ से हमें स्ट्रैटेजी यहाँ से चेंज करनी चाहिए, उसी पर स्टिक रहें? क्या रणनीति निफ्टी पे स्पेशली? जी देखिए श्रेया, क्या है, कल 23 सितंबर यानी एक एक्सपायरी है, ठीक है ना, तो उसका प्रभाव आपको स्टैट्स पे नजर आएगा। देखिए श्रेया, हम शुक्रवार को भी कोलैप्स हुए थे, लेकिन उस दिन भी मैंने कहा था कि हम डिप को बाय करेंगे टूवर्ड्स 25287। 287 ही लो था, जैसे आज 212 लो है, उस दिन 287 लो था, बाजार ने एक पुल बैक दिया। श्रेया, ये बात क्लियर हो गई थी लास्ट थर्सडे को, लास्ट फ्राइडे को, कि 25,500 25,400 के कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन है, वो आपको अभी इससे ऊपर निकलने का मौका देंगे ही नहीं। फिर आई क्या चीज़, आपको दूसरा सेट्स क्या मिले, FIIs ने उस लॉन्ग रेंज में, उस रेंज में अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट किया। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि वीज़ा हाइक हो चुका है कॉस्ट का, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। शुक्रवार को प्राइस रिजेक्शन आया करीब 25,450 से 500 पे। हमने बात की कि हम डिप को बाय करेंगे, 50 60 70 पॉइंट का डिप मिल भी गया। आज भी श्रेया, मैंने एक बात कही थी कि देखिए इसका इम्पैक्ट अब हम रोज़ बरोज़ डिस्कस करेंगे, बट हमें नेविगेट करना था आज के इस सेशन को। मेरे पास 2 डेटा पॉइंट थे श्रेया। पहला बेस 1 बेस 2, दोनों समझ लीजिए क्या था। बेस 1 था कल 25,300 की पुट सबसे ज़्यादा बिकी हुई थी। उसके बाद अगर कोई पुट आफ्टर दैट गैप डाउन कोई मीनिंग रखती तो वो था 25,200 की पुट। और आर्ली चार्ट्स पे कुछ लेवल्स निकालने के बाद मैंने लेवल निकाला था कि 212,262 अगर ये टिकता हुआ नजर आ जाए, और दूसरी चीज़ ये है कि निफ्टी बैंक फॉल में, गिरावट में पार्टिसिपेट ना करे, तो एक बाय कॉल लीजिएगा, एक ट्रेड पिक कीजिएगा लॉन्ग साइड पे। लेट्स फॉरगेट फॉर द टाइमिंग कि निफ्टी IT क्या कर रहा है, बट अगर आपका निफ्टी बैंक सहयोग दे रहा है और आपका बेस 1 काम कर गया तो हम एक पुल बैक ट्रेड खेलेंगे। और पुल बैक ट्रेड कहाँ तक खेलेंगे? RS1 तक। वो क्या था? 376 का जोन। हालांकि हम वहाँ तक नहीं गए, बट फिर भी करीब 331 340 तक का हाई लगा के आया है। श्रेया, अभी रेंज यही लग रही है। मैं दिखाता हूँ आपको स्टैट्स जरा प्लीज़। डायरेक्टर साहब 12 बजे के आउटस्टैंडिंग वॉइस लेके आइए। 25,300 की कॉल भी बिक रही है, 25,300 की पुट भी बिक रही है, 25,200 की पुट भी बिक रही है, 25,400 की कॉल भी बिक रही है। यानी सिंपली देखिए कितना आउटस्टैंडिंग हो गया 25,300 पे, 5 करोड़ का। तो ये इंडिकेट करता है श्रेया कि नाउ यू हैव अ रेंज जिसका स्विंग लो आज सुबह का था 25,220 25,200, और ऊपर की तरफ आज का स्विंग हाई 25,350 25,380। अभी श्रेया, मुझे इस जोन में ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जब जब वो बेस 1 मिले, एक बार रिस्क आप ले सकते हैं, बशर्ते कि निफ्टी बैंक कोलैप्स ना हो। हमारा जो भी निफ्टी पर बाय व्यू था वो ये था कि एटलीस्ट आपका एक इंडेक्स कोलैप्स ना हो। व्हेन सिंगल हैंडेडली अगर आप देखें तो आपको बैंक निफ्टी आज बचा के ले गया श्रेया। तो अप्रोच निफ्टी पे वही रहेगी, जस्ट फोकस कीजिए जो सुबह मैंने रेंज दी थी, बेस 1 एंड RS1 का क्लस्टर, इसी रेंज में आपको ट्रेड करना है श्रेया।
बिल्कुल निफ्टी पे फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाए लेवल्स बता दिए गए हैं आपने। सही बात कही, बैंक निफ्टी जब तक कोलैप्स ना हो, हालांकि फ्लैट कारोबार कर रहा है, अभी थोड़ा रेड में भी आया लेकिन गिरा नहीं, जिस तरीके से आईटी में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी फिर भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। 55,567 का आपने पहले रेजिस्टेंस बताया था और 55,666 तक गए अभी तक का हाई। कौन से लेवल्स आप बैंक निफ्टी पर आपको लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है? बैंक निफ्टी रिलेटिवली निफ्टी से कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या इसमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है और बैंक निफ्टी को कैसे अप्रोच करना चाहिए इन लेवल्स पर? देखिए श्रेया, अगर आप निफ्टी बैंक को देखें तो ये भी मोर और लेस सिचुएशन वही है, निफ्टी ऐसी स्थिति है। श्रेया, मैंने सुबह एक लेवल दिया था, क्या था ये जो खबर थी आज की नेगेटिव, उसका सीधे सीधे निफ्टी बैंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना था। तो हमने कहा जनाब हम दो चीज़ों पर फोकस करेंगे, बेस में लेके आइए। निफ्टी बैंक में 56,000 पे 55,800 पे बड़े कॉल राइटर्स थे और जो बात मैंने शुक्रवार को मॉर्निंग में भी बोली थी कि मैं इस बात को लेके थोड़ा सा दुविधा में हूं कि 55,500 पे पुट राइटिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब सिंपली एक किसी भी वीक दिन ये मजबूत इंडेक्स अगर 309 और 187 तक डिप ले तो आप उसको बाय करिए। क्यों श्रेया? यहां पर है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज और यहीं पर 55,000 और 55,200 की पुट सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती हैं। 309 लेवल था, आज का इंट्राडे लो है, जरा लिखा है निफ्टी बैंक का, इट्स 315, हार्डली 6 पॉइंट ऊपर गया, रिकवर हो गया। बट क्या बात हुई थी कि ऊपर की तरफ 55,800 से कॉल राइटर्स के जोन शुरू होते हैं और ऐसे ही इसीलिए व्हेनेवर यू विल पिक अ लॉन्ग ट्रेड एट बेस वन, जब भी आप लें उसको प्लीज RS1 यानी रेजिस्टेंस 1 के आसपास जाके निपटा दीजिए। कोई जरूरत नहीं बहुत जोखिम लेने का। शेयर लेवल था 567,706, इस रेंज में आए, अपने ट्रेड को गुड बाय करिए। एग्जैक्टली गया यहां से और यहां से इसके बाद गिर गया। शेयर मैंने जो वर्ड यूज किया उस पर ध्यान दीजिएगा, गिर गया बट कोलैप्स नहीं हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी स्टिल इट्स अ स्ट्रॉन्ग इंडेक्स इन कंपैरिजन विद निफ्टी। एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लिखे आइए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 55,800 पे, 55,900 पे, 56,000 पे ये तीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 56,000, 16 लाख का। 55,500 के पुट राइटर के पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है और बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई कंसंट्रेटेड है 55,000 की पुट पे। और एक और बात है कि वहां पे 50 डेमा भी अलाइंड है। तो मैं सिंपली यही कहूंगा, दोनों इंडेक्स पे यही व्यू है, ज्यादा झुकाव निफ्टी बैंक पे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स कर रहा है, अच्छा कर रहा है। जब जब ये 55,350, 55,210 की रेंज के पास हो, एक एंटर करिए लॉन्ग ट्रेड में, इस बात के मद्देनजर कि वहां 50 डेमा प्लेस्ड है, इस बात के मद्देनजर वहां पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं, और निकल जाइए चुपचाप श्रेया 55,700 और 800 के जोन में, जब तक कि कल की एक्सपायरी नहीं हो जाती। श्रेया, ट्रेंडिंग स्टॉक्स और आज का कार्यक्रम का क्रम। बिल्कुल, तो ये स्ट्रैटेजीज हो गई, लेवल्स दे दिए गए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, आपको ये फॉलो करना है। अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। मार्केट आज प्रेशर में, तो शुरुआत गिरने वाले स्टॉक्स के साथ की जाए और ज़्यादातर आपको स्टॉक्स IT स्पेस से ही नजर आएंगे। जिस तरीके से H1B वीज़ा के दामों में इजाफा किया गया, तो देखिए टेक महिंद्रा, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, इस सभी में गिरावट। 3.5% टेक महिंद्रा टूट गया, TCS इन्फो भी 2.5% से ज़्यादा टूटा, विप्रो भी लगभग 2% की गिरावट के साथ कर रहा कारोबार। इनफैक्ट यहाँ पर भी वायदा बाजार से सभी मिड कैप वाले स्टॉक्स आपको नजर आएंगे। IT स्पेस से LTI माइंडट्री 4.5% उसने गोता लगाया आज के सत्र में, एम्फेसिस 4.5% टूटा, कोफोर्ज लगभग 4% और परसिस्टेंट सिस्टम में भी लगभग 4% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन खरीदारी कहाँ होती हुई नजर आई? अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी है सभी के रिलीफ के बाद से। ऑटो स्पेस भी आज ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, बजाज ऑटो चढ़ गया 2%, इटर्नल में शानदार रैली, ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश हैं, 2% की तेज़ी के साथ इटर्नल कारोबार करता हुआ नजर आएगा। हीरो मोटोकॉर्प आज का बिग स्टॉक्स था और शानदार रैली शुरुआत से ही हमें देखने को मिल रही है, करीब 1.5% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। इसके अलावा अगेन अडानी ग्रुप के स्टॉक्स, अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी सोल्यूशंस, अडानी ग्रीन देखिए 11% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। अडानी एनर्जी सोल्यूशन 8.5% चढ़ गया, NBCC और हुडको
में भी शानदार रैली करीब करीब 4% 4.5% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते कार्यक्रम में और फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे SMIFS के शरद अवस्थी जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश पालविया, अमित सेठ, शिल्पा राउत और सोमिल मेहता जी से। 2:15 पर आशीष चतुर्वेदी आपको बताएंगे H1B का IT सेक्टर पर कितना असर होगा। 2:20 पर ये मुद्दा बताएंगे आपको। अडानी ग्रुप के शेयर क्यों दौड़ रहे हैं। 2:30 बजे कंचन नौटियाल बताएंगे आपको स्विगी के शेयर में कमजोरी क्यों आई। 2:40 पर आशीष चतुर्वेदी से समझेंगे वोल्टास का शेयर क्यों टूट रहा है। 2:45 पर GST बचत उत्सव पर बाजारों में खरीदारी को लेकर क्या माहौल है, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे केतन जोशी, दीपाली नंदा और रोहन सिंह। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे DR चौकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चौकसी जी। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर वीरेंद्र जी से कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर BTST STBT कॉल साथ ही 3:20 पर बताएंगे कंचन आपको इस हफ्ते कौन से IPOs आ रहे हैं। बहुत लंबा क्रम है। श्रेया एक ग्लास पानी पीती हैं तब तक कुछ कॉल्स ले लेते हैं, ठीक है। प्रकाश गाबा सर, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका ट्रीट क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम रहेगा ब्लू स्टार एयरको। ब्लू स्टार में तेजी है, करीब 5-6 दिनों से हम तेजी देख रहे हैं। आज का मूवी एनकरेजिंग है, ट्रेड कर रहा है 1995, स्टॉप ओवर थी 1985, 10 रुपए का। मेरे ख्याल से 2025 फर्स्ट टारगेट है। एक बार उधर चला जाएगा तो हायर जोन खुल जाएंगे। ब्लू स्टार एयरको। ओके, ब्लू स्टार डेज हाई पे कर रहा है कारोबार। अच्छी रैली यहाँ पे देखने को मिल रही है। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए अदानी स्टॉक्स पे ही ध्यान है। आई थिंक अदानी ग्रीन जो कि ऑलरेडी 11% ऊपर है, लेकिन जिस तरह का ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला है, अगर आप देखें तो जनवरी 25 में 1127 के हाइज बने, उसके बाद कभी भी 1100 के ऊपर स्टॉक नहीं निकला था। आज स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस प्राइस रेजिस्टेंस रीच किया है, अपने 200 डे मूविंग एवरेज को गेन किया है, रीगेन किया है। तो मेरा समझना है कि यहाँ से भी शायद 100-125 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। तो अदानी ग्रीन में अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे 1109 का, लेकिन 1225 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। चाहे तो 1140 का कॉल ऑप्शन जो 46 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 29 रुपीज के नीचे लगा के रखना है, लेकिन ऊपर की तरफ यहाँ पर 75 रुपीज तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। जय बेहद स्ट्रॉन्ग, और सुबह बात भी हम कर रहे थे जब इनफैक्ट निकला ही था ये, उस वक्त इसने 1073 पे हमने बात की थी कि जनाब ये आज निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। उस वक्त टूटा था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पोस्ट 25 अक्टूबर 2024 पहली बार। तो जनाब बहुत अच्छा ब्रेकआउट था सुबह सुबह। अभी भी मानस कहते हैं इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम, आप इसको चेस करिए। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ध्यान अभी इटर्नल पे है, डे हाइस पे है स्टॉक और एक कंटिन्यूस बेसिस पे हम लोग इसमें स्ट्रेंथ दिख रहे हैं। यहाँ पे 340 के ऊपर इसका फ्रेश ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे ये मूव टुवर्ड्स 355 से 360 जाना चाहिए। तो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 339 आप इटर्नल पे बाय कर सकते हैं। टारगेट है 355 से 360। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो एट द मनी 345 कॉल ऑप्शन भी आप ध्यान दे सकते हैं, जो 4.70 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 2 रुपए का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 8 से लेके 10। इटर्नल वाकई सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक ये नज़र आ रहा है। 6 महीने में भी शानदार रैली इसने दिखाई, एक तरफा रैली, 58% से ज़्यादा का रिटर्न इसने 6 महीने में दिया। इटर्नल अच्छा स्टॉक, और शिल्पा जी को इन स्तरों पर भी अच्छा लग रहा है, खरीदारी की राय उनकी तरफ से। अमित जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपने क्या पिक किया है? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी सवेरे 10 बजे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस दिया था 1620 पे फॉर टारगेट ऑफ 1650। टारगेट के ऑलमोस्ट आसपास आ गया, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट है और जिस हिसाब से वॉल्यूम्स बिल्टअप हुए हैं लास्ट सेशन और आज के सेशन में, आई थिंक ये पोजिशनली बाय रहेगा। 1620 का स्टॉप लॉस रिवाइज हो जाएगा और टारगेट्स हमारे 1680 के रहेंगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में। ओके, चोला पे आपकी वही है। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा TI इंडिया पे, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पे। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना है और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है और मैं समझता हूँ कि ये जो छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ है 2-3 दिन का, ये ऊपर की तरफ टूटेगा और ये मीडियम टर्म अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा। द स्टॉप लॉस वुड बी 3290 और टारगेट होगा 3500।
ओके, ट्यूब इन्वेस्टमेंट सोमिल जी को अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक करीब करीब एक महीने में 10% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर खरीदारी की राय। टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे एक करके स्क्रीन पर रख देती हूँ, आप जॉट डाउन कर लीजिए। गाबा सर ने ब्लू स्टार पर दाव लगाया है, 2025 तक के टारगेट देख रहे हैं वो 1985 का, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। मानस जी कह रहे हैं अदानी ग्रीन 11% तेज आज के सेशन में, लेकिन इन स्तरों से और अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं वो 1205 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1109 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा कॉल ऑप्शन भी आप प्रेफर कर सकते हैं। शिल्पा जी ने इटर्नल पर दाव लगाने की बात कही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर उनको नज़र आ रहा है। इटर्नल में 360 तक के टारगेट देख रही हैं वो, 339 का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। साथ ही यहाँ पर भी कॉल ऑप्शन में आप मौका देख सकते हैं। अमित जी ने चोला इन्वेस्ट पर बेट लगाया है, अच्छा लग रहा है काउंटर, और पहले वाले टारगेट के आसपास ही हैं। यहाँ से और दमखम नजर आ रहा है, 1680 तक के टारगेट वो देख रहे हैं, 1620 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। और सोमिल जी ने अभी इन्वेस्टमेंट सुझाया, 3500 के टारगेट, 3290 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। अब फंडामेंटल आइडिया के लिए हम चलते हैं शरद अवस्थी जी के पास। शरद जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में और नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आप भी कलर थीम फॉलो कर रहे हैं, वाइट में आए हैं सर, बताइए मार्केट तो अभी थोड़ा पस्त है, लेकिन ऐसे मूड माहौल में स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ आपको दमखम नजर आ रहा है? ये आप लोगों को सबको और आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। अब मुझे लगता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक बढ़िया बेट हो सकती है। ऊपर से हमने एक डिसेंट करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में देख ली है। अगर हम कंपैरेटिव वैल्यूएशंस पे देखें तो मुझे लगता है कंफर्ट काफी ज्यादा है। लगभग एक के प्राइस टू बुक पे एक 1.2 1.1 के आसपास के प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है। और जिस टाइप के रिटर्न रेशियोज वगैरह हैं और जैसी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी हम आने वाले समय में उम्मीद कर रहे हैं, जीएनपीएस में जैसा ड्रॉप पिछले 2-3 सालों में आया है और आगे भी हमें लगता नहीं कि क्रेडिट कॉस्ट पे कोई खास प्रॉब्लम आएगी। महारत्न पीएसयू है, आरईसी के साथ कंबाइन करके एक डिसेंट मार्केट शेयर है इनके पास ऑलरेडी मार्केट का। इसके अलावा ग्रोथ ट्रिगर्स में टीएनडी पे जिस टाइप का खर्च आने वाले समय में होने वाला है उसका इनको काफी बड़ा फायदा होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में करीब 9 लाख करोड़ जैसा ट्रांसमिशन पे खर्चा है, तो वहां से भी काफी रिक्वायरमेंट आनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन डाइवर्सिफिकेशन जो इन्होंने किया है उसके प्रोजेक्ट्स भी ये करेंगे, तो उसमें भी इनको फायदा होना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि कंपनी की अगले साल की बुक वैल्यू डिविडेंड वगैरह एडजस्ट करके आसानी से 400 रुपए के आसपास आनी चाहिए। और 1.5 का प्राइस टू बुक मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए इनिशियली। तो मुझे लगता है 600 रुपए के इनिशियल टारगेट्स के संग पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी में एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट बेट बनती है। ओके 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 410 पे आपका पीएफसी बाय कॉल है और सारी कॉल्स यहाँ पे एक एक करके पूरी हो चुकी हैं। एज ऑफ नाउ स्क्रीन पे जो बहुत हॉट कमोडिटीज़ हैं मतलब स्टॉक्स जो हॉट है, अदानी ग्रीन, अदानी इंटरप्राइजेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एक बार लेके आइए आप एटर्नल जो है, यस एट 343 सुपर स्ट्रॉन्ग ऑल टाइम हाई, गजब का मूव यहाँ पे। डायरेक्टर साहब मेरा प्लीज़ ओआई रखेंगे। मैं एक दो ऐसे जो ब्रेकआउट्स जो हैं वो पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि इस क्लोजिंग में पॉसिबली डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी ने पकड़ लिया रेंज, सो इट्स बेटर टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। एक बार लेके आइए आप एटर्नल, ये हो गया। बट मेरा जो कन्विक्शन बन रहा है वो शिल्पा जी बन रहा है भारती। लुक एट भारती 1965। शिल्पा जी 10 जुलाई 2025 को यही ब्रेकडाउन पॉइंट था 20 डे में। अब आपका लगभग जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने की रेक्टेंगल चैनल का ब्रेकआउट। डायरेक्टर साहब इसकी 1980 की कॉल रखिएगा। शिल्पा जी क्लोजर टू एक्सपायरी क्या ये एक्सपेंड होगा? क्या 1980 की कॉल पे क्या फ्यूचर्स पे फोकस करना चाहिए भारती के ये 20-25 रुपए के स्विंग के लिए? जी बिल्कुल करना चाहिए वीरेंद्र जी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1960 के ऊपर जस्ट अब एक फ्रेश ब्रेकआउट है। 1960 के स्टॉप लॉस से भी अगर किसी को खेलना है यहाँ पे लास्ट टाइम में आप कर सकते हैं। इसमें 1985 से 1990 के इमीडिएट टारगेट्स होने चाहिए, लेकिन थोड़ा पोजिशनली भी आप होल्ड करेंगे तो 1940 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है यहाँ से 2020 तक के भी टारगेट हो सकते हैं। तो 1980 का कॉल ऑप्शन जो रॉकी 13 रुपए में ट्रेड कर रहा है, इसमें भी पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 7 रुपए का मेंटेन कीजिए। टारगेट्स टुवर्ड्स 21 से लेके 25 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, भारतीय एयरटेल निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी, डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ, ब्रोकरेजेस भी बुलिश नजर आते हैं रिपोर्ट्स में। यहाँ पर
एक व्यू इस पर हो गया। सीमेंट स्पेस में आप देखें अल्ट्राटेक सीमेंट डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ, अंबुजा सीमेंट हालांकि अडानी फैक्टर है तो 2.5% की तेज़ी के साथ ये कारोबार करता हुआ नजर आएगा। एसीसी भी अच्छी खासी तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार आज के सत्र में, हालांकि कुछ काउंटर्स चल नहीं रहे हैं इस स्पेस से। लेकिन एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट रखिए स्क्रीन पर, ब्रोकरेजेस के रडार पे इस पूरे स्पेस में प्रेफर्ड पिक रहता है अल्ट्राटेक सीमेंट। अमित जी, जिस तरीके से इसने रैली दिखाई है पिछले कुछ सत्रों से, इन लेवल्स पर कैसा लग रहा है आपको? जिनके पास नहीं है वो क्या ऐड करें, जिनके पास हैं उनको क्या हिदायत, क्या करना चाहिए? जी श्रेया जी, ये स्टॉक थोड़ा सा पुल बैक मोड में है। आई मीन पुल बैक 50 डेमा तक इसने एक पुल बैक दिखाया था और वहीं से हम रिकवरी देख रहे हैं। जहां की सीमेंट स्पेस में हमने दालमिया भारत में कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस देखी थी, अल्ट्राटेक थोड़ा सा लैगार्ड रह गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यहाँ पे कैचअप प्ले बन रहा है। आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने एक हायर लो बना के 10 और 20 डेमा क्रॉस किया है। तो जिसके पास पोजीशन है उन्हें बने रहना चाहिए। फ्रेश पोजीशन भी यहाँ पे बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग रखेंगे 12,400 रुपीज का, और इस स्विंग मूव में टारगेट्स लगभग 13,200 तक के बनते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट में। ओके, 13,200 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है अल्ट्राटेक सीमेंट में, आप होल्ड कर सकते हैं इस काउंटर को। चलिए एक और स्पेस की बात कर लेते हैं, आईटी, जिसने आज खासा दबाव बनाया है मार्केट में। 3% इंडेक्स से डाउन, और खबर क्या है, अमेरिका ने H1B वीज़ा पर सख्ती अपना ली है और इसका आईटी कंपनियों पर क्या असर होगा, क्या एनालिस्ट मान के चल रहे हैं, ये सब समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं। देखिए, गुड आफ्टरनून। सबको पता है खबर क्या है, लेकिन इसका इम्पैक्ट समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आईटी कंपनीज ने इसके लिए क्या तैयारी की है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ओवर द ईयर्स कंपनी ने ऑलरेडी अपनी निर्भरता जो है H1B वीज़ा इस सेगमेंट के ऊपर काफ़ी कम की है, और ओवर द ईयर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ट्रांजिशन अलग तरीके से नजर आएगा। अब खास बात यह कि आप समीकरण समझिए, जितनी हेडकाउंट्स होती हैं, टोटल कर्मचारी होते हैं, इसमें 20% ऐसे जो होते हैं वो ऑन साइट होते हैं। इस 20% में से जो 20 से 30% का जो पूल होता है ये H1B वीज़ा वाला, यानी अगर आप टोटल हेडकाउंट में देखें तो जो योगदान निकल कर आता है ये तकरीबन 2 से लेकर 3% का आता है। अभी उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता भी दूंगा, हालांकि सैटरडे को एक्सावेयर के मैनेजमेंट ने भी इसको काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, लेकिन ओवर द ईयर्स अगर आप देखें तो ट्रांजिशन समझ में आएगा। अब आप TCS को अगर आप देखें तो 2015 से लेकर 2020 के बीच का ट्रांजिशन अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो कर्मचारियों की संख्या है ये लगभग दुगनी से ज़्यादा बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन खास बात यह है कि 2015 में 4,674 ये H1B वीज़ा धारक थे, जो कि अभी भी अगर आप देखें तो इतने 10 साल बाद ग्रोथ इधर ना के बराबर देखने को मिली है। सिर्फ 5,500 का आंकड़ा आपको देखने को मिला है। दरअसल अगर आप देखें तो जब अमेरिका में नारा शुरू हुआ था बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन, इससे पहले से आईटी कंपनीज ने पूरी तरीके से इसकी तैयारी कर ली थी। ये तो TCS के बारे में मैंने बताया। अब आप इन्फोसिस को भी देखें तो इन्फोसिस की भी पिछले 10 साल में रेवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिली है। लेकिन अब आप एक खास बात देखें कि जो कर्मचारी 1,76,000 के आसपास थे, अब 2025 में 3,23,000 के आसपास आ गए। लेकिन H1B वीज़ा की जो काउंट है वो 2,830 से अब घटकर 2,004 यहाँ पर ये देखने को मिली है। तो ग्रोथ यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बिल्कुल देखने को नहीं मिली है। अब आप सोच रहे होंगे कि H1B वीज़ा इतना महंगा हो जाएगा तो क्या विकल्प इनके पास बचते हैं? तो विकल्प के लिहाज से अगर आप देखें तो इनके पास काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो लोकल कर्मचारियों को हायर करना ये लगातार जारी है, यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। साथ में अगर आप देखें तो जो ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और ब्रोकरेज हाउस बता भी रहे हैं कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में कंपैरेटिव जो मार्जिन्स होते हैं थोड़े बेटर साइड पर आपको देखने को मिलता है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि मूडीज़ की तरफ से कुछ कमेंट्री निकल कर आ रही थी, ये बता रहे कि हो सकता है कि जो टॉप लाइन है आईटी कंपनीज़ की यहाँ पर आपको थोड़ा सा धीमापन देखने को मिले। लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चाहे पूरे सेक्टर्स की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, बिल्कुल इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इम्पैक्ट है ही नहीं, FY26 में इम्पैक्ट नहीं है, FY27 में आपको जरूर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और यही ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं। अब आप बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट देखें तो बता रहे हैं कि अगले 3 साल में EPS में पूरे ओवरऑल आईटी सेक्टर में तकरीबन 7 से लेकर 17% का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। टेक महिंद्रा, एल्टिया माइंट्री, ये कंपनी ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो जेफरीज की रिपोर्ट है ये बता रही है कि अब लोकल हायरिंग, सब कॉन्ट्रैक्ट्स, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस बनेगा और मुनाफे में 4 से लेकर 13% का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। CLSA कह रहे हैं कि FY27 यहाँ पर डेंट है, अर्निंग्स में 6% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर नियर टर्म में देखें तो बहुत ही सीमित इम्पैक्ट है। वहीं बात करें तो नोवामा की, तो ये भी कह रहे हैं कि ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकता है। हालांकि
हालांकि आगे जाके 50 टू 150 बेसिस पॉइंट ये मार्जिन का इम्पैक्ट, यानी अगर आप देखें तो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो ज़रूर है, लेकिन नियर टर्म में कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है। FY27 से ज़रूर यहाँ पर देखें तो फाइनेंशियल्स पर इम्पैक्ट आएगा। ओके आशीष, शुक्रिया पूरे डिटेल्ड एनालिसिस बताने के लिए। शरद अवस्थी जी, आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? H1B वीज़ा की जो कीमतों में इजाफा करा देगा, फीस जो हाई हुई है, ब्रोकरेज का मानना है कि नियर टर्म इम्पैक्ट उतना बड़ा नहीं है, लेकिन आगे चलकर थोड़ा कॉस्ट स्ट्रक्चर ऊपर जाएगा। ऐसे मूड मॉल में आईटी पर क्या टेक है आपका, और क्या स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए या फिर अभी इट्स अ रेड फ्लैग, हाथ नहीं लगाना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है देखिए प्रॉब्लम तो है, बट हाँ, जैसा आशीष भी अभी समझा रहे थे कि बहुत बड़ी मटेरियल प्रॉब्लम आएगी नहीं। ज्यादातर मैनेजमेंट, परसिस्टेंट, कोफोर्ज जैसी कंपनीज ने क्लियरली आके बोला है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उनके नंबर्स में नहीं आएगा, और जो मैथमेटिक्स है वो भी यही सजेस्ट करती है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। और जैसे टैरिफ बाईपास किए जा सकते हैं, वैसे इस टाइप के जो चार्जेस है वो भी बाईपास किए जा सकते हैं सेम टाइम जोन में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मटेरियल कोई इम्पैक्ट आएगा। और जहां तक इस लेवल पे आईटी कंपनीज में करना क्या चाहिए, मेरे हिसाब से अक्रॉस द बोर्ड बाइंग करनी चाहिए। काफी डिप्रेस्ड वैल्यूएशंस हैं, अट्रैक्टिव है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली ज्यादा है। और अब चूंकि यूएस भी एक रेट कट साइकिल में ऑलरेडी एंटर कर गया है, जो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए अगले 2-3 क्वार्टर्स एटलीस्ट। तो मुझे लगता है बीएफएसआई स्पेस में वापस से रिकवरी काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। ज्यादातर आईटी कंपनीज बीएफएसआई को केटर करती हैं, तो मुझे लगता है फॉरवर्ड आउटलुक काफी बेटर आना चाहिए कंपेयर टू जो ग्लूमीनेस हम शायद आज बाजार में प्राइसेस में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है इस डिप को यूज करके बाय करना चाहिए। सबसे ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे हिसाब से छोटे स्टॉक्स में, सिर्फ फर्स्ट रेंज स्टॉक्स में विप्रो में है। इन वैल्यूएशंस पे मैं काफी बुलिश हूँ। और इसके अलावा अगर आप फ्यूचर ट्रिगर्स के हिसाब से देख रहे हैं तो एलटीआई, एमटेक, महिंद्रा काफी डिसेंट बेट्स हैं। और टोटली डोमेस्टिक ओरिएंटेड एक छोटी कंपनी अगर देख रहे हैं तो ओरिएंट टेक देख सकते हैं। अभी ओके, अच्छा, मैं ये जब पूरा डिस्कशन सुन रहा था, आशीष को सुना, शरद जी को सुना, मैं एक टेक्निकल स्कैनिंग कर रहा था प्लेसमेंट की, और सबसे बेस्ट अगर आप देखें टेक्निकली प्लेस्ड विथ स्ट्रॉन्ग बेस विथ स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, वो था ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। मानस, आपकी राय क्या कहती है? ओरेकल का चार्ट फिर भी बेटर है सारे एवरेजेस के ऊपर। इस शॉक को एब्जॉर्ब करने वाले स्ट्रक्चर्स में अगर सबसे ऊपर किसी का नाम रखना हो, मैं ये एक्सरसाइज, ये डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ कि ऑन एनी गिवन डे, मान लीजिए अगर हम कल से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कल से एक रिवर्सल जनरेट करने शुरू करें, तो आप सबसे पहले किस आईटी स्टॉक को हाथ लगाएंगे? देखिए, बहुत मुश्किल है ये कहीं पर भी खरीदारी करना। आपने जो स्टॉक के बारे में बात की, ओफेसिस डेफिनेटली यहाँ थोड़ा बेटर दिखता है, क्योंकि यहाँ पर गिरावट नहीं है, और आज अगर आप देखें तो लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। लेकिन फिर भी मेरा समझना है कि यहाँ पर भी 9300 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। और मेरी नजर में कोई भी आईटी स्टॉक ऐसा नहीं है जहां पर आज की गिरावट में या आज के कंसोलिडेशन में खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो फिलहाल ये एक व्यू पूरे आईटी स्टॉक्स पर, स्पेशली ओरेकल फाइनेंशियल पर। चलिए, अब वक्त हो रहा है कैश कॉल का। कैश कॉल ले लेते हैं। प्रकाश गाबा सर हमारे साथ मौजूद हैं, सोमिल मेहता और अमित सेठ जी से। बताइए गाबा सर, कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक रडार पर आया है? मुझे एक वक्त चाहिए क्योंकि मेरा अभी रीस्टार्ट हुआ लैपटॉप। तो कोई बात नहीं, गाबा सर आते हैं आपके पास वापस। सोमिल मेहता जी बताइए, कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक? मैंने चुना है CGCL। यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना है जो ऊपर की तरफ ऑलरेडी टूट चुका है। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट है। फ्रेश बाय सिग्नल आया ऑन द मोमेंटम इंडिकेटर्स। बहुत अच्छा सेटअप है ऑन द डेली चार्ट्स। 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। ग्रेट सेटअप। स्टॉप लॉस होगा 185 का और टारगेट होगा 210। क्रॉम्पटन गिव्स कंज्यूमर की बात कर रहे हैं ना आप? CGCL, yes, correct. yes, that's क्रॉम्पटन गिव्स कंज्यूमर। डॉक्टर साहब वही कहिए, मैं एक बार यहाँ पर प्राइस भी क्रॉस चेक कर देता हूँ। यस, 308 पे ट्रेड कर, ये 308, इट्स अ बाय कॉल रिवर्सल खेल रहे हैं क्या आप सोमिल? वीरू, इसका नाम है कैप्री ग्लोबल। आहो, वही मैं क्योंकि दे रहे, मैं भी सोच के चकरा गया, मैं कहा ये बाय कॉल नहीं हो सकती। यस, कैप्री ग्लोबल 193 पे ट्रेड कर रहा है डॉक्टर साहब। यस, टारगेट स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर? स्टॉप लॉस होगा 185 पर और टारगेट होगा 210।
85 पे 8 रुपये नीचे टू इनका स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर, टारगेट रखिएगा कैप्री ग्लोबल पे। अब आते हैं अमित जी के पास। अमित जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेन जी, मैं JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जाऊंगा। अब यहाँ पे काफी बेहतरीन चार्ट है। चार्ट एक रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहा है लगभग 335 के आसपास। पिछले 2-3 दिनों के अगर वॉल्यूम्स और डिलीवरी देखें तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम भी अच्छा है यहाँ पे, एंड इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। तो इसे बाय करें। 325 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 375 के। ओके, JSW इंफ्रा मिड की कैश कॉल के पिक। गाबर से सिस्टम ओके? यस, एब्सोल्युटली ओके। स्टॉक का नाम है अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन। यस, ट्रेड करा है करीब 1002 के आसपास, निकला 1000 से दूर। स्टॉप लगाना चाहिए कि 995 का, सिर्फ 5 रुपए का। टारगेट 1025 अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन। वाले कॉन्ट्रैक्ट्स आपके आप देखें तो बाय कॉल है, तीनों कैश कॉल पूरी हो गई यहाँ पर। निफ्टी थोड़ा ड्रिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा और नीचे की तरफ आया है 25,238। मॉर्निंग लो को पॉसिबली रिविजिट करने के सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं। और निफ्टी IT देखे आइएगा, क्योंकि निफ्टी IT फाइनली एक जैसे कहते हैं ना, वो प्लस का साइन DD कैंडल्स पे आप देखें तो वो बन चुका है। यानी न प्राइस नीचे टिका न ऊपर, लेकिन फाइनली टुवर्ड्स क्लोज। अब याद रखिएगा, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द रेंज, मतलब आप समझिए कि 9.25 से लेकर 2.10 तक की जो रेंज थी उसके लोस को हम वायलेट कर रहे हैं निफ्टी IT पर। तो निफ्टी IT अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर फील करता हुआ TCS स्क्रीन पे लेके आइएगा। इस वक्त सबसे गंभीर शॉर्टिंग अगर किसी स्टॉक में हो रही है तो दैट्स TCS। एक बार शिल्पा जी TCS को देखिएगा, इन्वर्टेड फ्लैग भी है और रेंज ब्रेकडाउन के चांसेस भी बन रहे हैं। 50 डे से रिवर्सल भी आ गया। इसका पुल बैक भी उतना स्ट्रांग नहीं था जितना रेस्ट ऑफ द IT में था या फिर निफ्टी IT में था। 3067 का ये स्टॉक किस तरफ जा रहा है? शिल्पा जी, आपका व्यू? वीरेंद्र जी, यहाँ पे ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे तो 3100 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, वेरी अग्रेसिव। और यहाँ पे सपोर्ट जाके आपको 3000 के नीचे ही मिलेगा। तो एक बार के लिए तो मुझे लगता है 3000 तक के लेवल्स आपको इसमें आते हुए मिलेंगे। तो 3120 के स्टॉप लॉस से आप इसमें सेल कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 3000 और मे बी ऑल्सो 2950। उसी रेंज में शायद थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिले जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ओके, TCS पे फिलहाल ये व्यू। और IT भी प्रेशर में, मार्केट निफ्टी थोड़ा प्रेशर में आया, 25,229 के लेवल पर डेज लो के आसपास जाता हुआ निफ्टी, तो प्रेशर थोड़ा बनता हुआ दिख रहा है। चलिए, लेकिन ऐसे मूड माहौल में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी है, तेजी देखने को मिल रही। क्यों दौड़ रहे हैं, क्या है खबर, समझाने के लिए यतिन जी मौजूद है। यतिन जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी आज के सेशन में भी। बिल्कुल, और आज अगर हम बात करें तो अदानी ग्रुप के शेयर्स में फिर से एक बार तेजी का माहौल है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि जो हिंडनबर्ग मामला था, यहाँ सेबी ने क्लीन चिट दे दी थी ग्रुप को और ग्रुप के प्रमोटर राजेश अदानी और गौतम अदानी को, और कहीं ना कहीं उसके बाद शेयर्स में एक तेजी का माहौल रहा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जो एलिगेशंस थे उसके बाद अदानी ग्रुप स्ट्रॉन्गर इमर्ज हुआ है। जो अभी रिसेंट AGM हुई थी, यहाँ गौतम अदानी साहब ने ये भी कहा कि ग्रुप का जो केपेक्स है $20 बिलियन तक चला जाएगा और ऑल रिकॉर्ड जो प्रीवियसली हैं केपेक्स के उसको क्रॉस करता हुआ अदानी ग्रुप दिखाई पड़ेगा। दो स्टॉक्स पर्टिकुलरली जिसका मेंशन करना चाहूँगा, अदानी पावर स्टॉक 20% ऊपर है, सबसे टॉप गेनिंग स्टॉक है पूरे के पूरे इस ग्रुप का। और यहाँ मॉर्गन स्टैनली की पिछले हफ्ते इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई थी 818 रुपये की, और अगर आज आप दाम देखें तो वो टारगेट के ऊपर चला गया है स्टॉक। सो 2 दिनों में स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल रहा है और कहीं ना कहीं जो स्टॉक स्प्लिट है वो आज स्टॉक स्प्लिट भी लागू हो गया है। तो जो एक शेयर था वो 4 में विभाजित हो गया, तो कुल मिला के आपके पास 5 शेयर हो गए। 10 की फेस वैल्यू थी पहले, अब 2 रुपये की फेस वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं अदानी पावर के शेयर्स में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल है। और यहाँ ऑब्वियसली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये भी सजेस्ट कर रही है कि GQG ने यहाँ शेयर्स बेचे और जो SBI म्यूचुअल फंड है इन्होंने अदानी पावर के शेयर्स खरीदे। अदानी एंटरप्राइज भी फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट है, जो अदानी एंटरप्राइज की सब्सिडरी, जो एयरपोर्ट सब्सिडरी वो मैनेज करती है, 30 सितंबर को कहा यह जा रहा है न्यूज़ रिपोर्ट्स के हिसाब से कि PM मोदी इसका उद्घाटन और इनॉग्रेशन करेंगे। और इनॉग्रेशन के पहले स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी, क्योंकि ऑब्वियसली ये रेवेन्यूज़ को ऐड करेगा, एयरपोर्ट कारोबार को और मजबूत करेगा। और जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है इसकी इनिशियल कैपेसिटी 2 करोड़ पैसेंजर पर ईयर के हिसाब से रहने वाली है। तो नवी मुंबई एयरपोर्ट की ओपनिंग के पहले भी जो फ्लैगशिप है ग्रुप की कंपनी अदानी एंटरप्राइज, इसमें भी आप 5% तक की तेज़ी देख रहे हैं।
ओके, शुक्रिया यतिन जी। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी और तमाम वजह हैं समझिए, हमने डिस्कशन भी कर रहे थे और पैनल ने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पिक भी किए हैं अपने कॉल्स में। लेकिन निफ्टी अब देखिए थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बन रहा है। एक बार निफ्टी के कंट्रीब्यूटर प्लेट रखेंगे स्क्रीन पे, कौन से स्टॉक्स ड्रैग करते हुए नज़र आ रहे हैं निफ्टी को, कहाँ से ज़्यादा गिरावट में सपोर्ट मिल रहा है, एक बार वो रखते हैं स्क्रीन पर, समझने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर आपको देखिए आईटी के स्टॉक, रिलायंस में भी थोड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। एक बार रिलायंस का चार्ट रखिए स्क्रीन पर, रिलायंस देखते हैं और लगभग 1% की करीब गिरावट रिलायंस में ड्रैग कर रहा है। वीरेंद्र जी, रिलायंस देखिए, रिलायंस का चार्ट एकदम से डेंट पड़ा। निफ्टी निफ्टी डीलो के आसपास जाने की तैयारी कर रहा है। क्या अप्रोच है मार्केट पे, क्या हावी डेज लो के आसपास हम क्लोज होंगे तो क्या स्थिति थोड़ी गंभीर होगी? हाँ देखिए शायद निफ्टी आईटी अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर, इट सीम्स आई थिंक फाइनली कुछ लास्ट टर्म में सेलिंग आ रही है। आपने रिलायंस का जिक्र किया, विद द स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, लेकिन प्राइस पर टिप्पणी कर रहे हैं सिर्फ रिलायंस इज बिलो 20 डेमा। तो अब एक बात याद रखिएगा, प्लीज़ बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा। अगर 2-1 टूटता है, देखिए दो जो शेयर ने बात करी ना, पिलर्स क्या हैं। निफ्टी बैंक हालांकि नीचे आया है, कोलैप्स नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक और रिलायंस, तो दो पिलर्स जो है ना वो आपके, वो थोड़े से याद रखिएगा ख़राब पड़ रहे हैं। रिलायंस इज़ बिलो 20, 100, 10, 50 और निफ्टी आईटी इस वक्त कोलैप्स होके अब ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो अपने सब्सटेंशियल जो रिकवरी थी उसका एक चंक गवा चुका है। मैं एक बात कहता हूँ आपसे, बस एज ए ट्रेडर नोट करके रखिएगा कि बिलो 212, देखिए आज की कैंडल में जो हाई शेडो है वो काफ़ी वाइल्ड बन गई है अब आखिरी के 20 मिनटों में। हाई शेडो मतलब प्राइस ऊपर नहीं टिका। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर आप 25,200, 25,212 के नीचे होते हैं, अभी जान ही रहे हैं क्योंकि वो बड़े पुट राइटर्स का घड़ा है, कल एक्सपायरी है इसलिए मेरे को बोलने में तकलीफ हो रही है, बट अगर हम उसके नीचे निकलते हैं देन चांसेस ऑफ 10 डेमा जो कि 25,147 पे या फिर 25,113 पे परसिस्ट करता है, वहाँ तक आप ड्रिफ्ट कर सकते हैं। आप पूछेंगे क्या ये क्या है, प्लीज़ जाइए निफ्टी के चार्ट्स को पढ़िए। 16 सितंबर को इसी लेवल को, जो बड़ा बेस है ना 25,113, 147, हमने काटने के बाद इस दौर की सबसे बड़ी कैंडल क्रिएट की थी और ऑलमोस्ट हाई लगाया था 25,455। तो शायद अगर ये अगले कुछ मिनटों में हम 212 और 25,200 वायलेट करते हैं श्रेया, तो नीचे की तरफ 25,147, 25,110 की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी। फिर क्या होगा ना कि कोई वो जो 25,200 पुट राइटर खड़े हैं वो एग्जिट करना शुरू कर देंगे। प्रेशर है मार्केट में। आईटी साथ निभाता हुआ बैंक से प्रेशर, पीएसयू बैंक जो अच्छा परफॉर्म करते हैं वो भी अब फ्लैट है। फार्मा, एक बार फार्मा रखिए चार्ट, फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस से भी इस गिरावट में आप देखें तो साथ मिल रहा है। लॉरस लैब, ग्रैन्यूल्स, ग्लेनमार्क सभी में 3% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ टोरेंट फार्मा, जाइडस लाइफ जैसे स्टॉक्स में। एक बार ग्लेनमार्क फार्मा का चार्ट रखिए। और अमित जी, ग्लेनमार्क फार्मा 3% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, डेज लो के आसपास कारोबार कर रहा है। अब यहाँ पे क्या शॉर्ट साइड की कोई ट्रेड बन रहा है या फिर अभी वेट एंड वॉच की सलाह? जी शेयर जी, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे। स्टॉक ने 10 और 20 डेमा रीगेन करने की कोशिश की थी और उसने ब्रेक कर दिया है। अब हम एकदम अपने सपोर्ट के आसपास आ गए। 50 डेमा आ रहे हैं लगभग 2000 के आसपास। अगर वो लेवल्स टूटेंगे तब हम शॉर्ट करेंगे। इन द मीनवेल अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो एग्जिट करना चाहिए एक बार। ओके, जिसकी लॉन्ग पोजीशन है एग्जिट करना चाहिए क्योंकि फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस में भी प्रेशर नजर आ रहा है। इटर्नल की बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट और शिल्पा जी के पिक्स में भी शुमार, लेकिन वहीं स्विगी रखिए दूसरी ओर काफ़ी प्रेशर में 2% की करीब गिरावट आज देखने को मिल रही है। दरअसल जेएम फाइनेंशियल एक रिपोर्ट आई है उसके बाद से ये प्रेशर, लेकिन रिपोर्ट में क्या कुछ बातें कही गई है वो कंचन से समझ लेते हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए स्विगी 2% डाउन आज के सेशन में, क्या बातें सामने निकल कर आई? जी डेफिनेटली अभी तो 2% की गिरावट है, लेकिन अर्ली ट्रेड की बात करी जाए तो वहाँ पे ये जो गिरावट है 3% तक की हमें देखने को मिली थी। जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई है और जो पहले इन्होंने यहाँ पे बाइंग रेटिंग दी थी इसको अब डाउनग्रेड रिड्यूस कर दिया गया है। टारगेट पहले जो दिया
गया था 460 रुपए का, उसको भी रिड्यूस करके 420 का कर दिया गया है। इस टाइम पे बैलेंस शीट को लेके जो कंसर्न्स है काफी ज्यादा उभरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो कैश रिजर्व है कंपनी का, हमें लगातार देखने को मिल रहा है कि वो अपने लोअर साइड में यानी कि कम होता जा रहा है। यही नहीं बल्कि अभी जो अकॉर्डिंग टू फ्यू मीडिया रिपोर्ट्स, यहाँ पे रैपिडो में जो कंपनी है वो 12% हिस्सा जो बेचने के बारे में सोच रही है। अगर ये 12% हिस्सा बेचती है और सबसे अच्छा वैल्यूएशन भी लगाया जाता है तो वो करीब करीब 2900 करोड़ का ही जो फंड रेज है वो कर पाएगी, जो कि इस टाइम पे एफिशिएंट नहीं है। कंपनी को इससे भी ज्यादा जो पैसे हैं उसकी इस टाइम पे जरूरत है। और इसके अलावा अगर आप कंपनी के नंबर्स की भी बात करेंगे तो जो कंपनी का लॉस है लगातार हम देख रहे हैं कि वो बढ़ता ही जा रहा है और लॉस में जो कंपनी है वो और भी ज्यादा घाटे में आती जा रही है। ब्लिंकिट से अगर इसका कंपेयर करा जाए, इसके क्विक कॉमर्स सर्विस इंस्टामार्ट का, तो हालांकि जो इंस्टामार्ट है वो इस टाइम पे उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन ब्लिंकिट का जो मार्केट शेयर है वो अपनी काफी ज्यादा गेनिंग साइड में है। इंस्टामार्ट के अकॉर्डिंगली ब्लिंकिट इस टाइम पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो यहां से भी इनको मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ब्लिंकिट के 130% के मुकाबले जो इंस्टामार्ट है उसकी ग्रोथ जो है वो हमें 100% की देखने को मिली है। और साथ ही साथ क्विक कॉमर्स को इनको और भी ज्यादा बढ़ाना है तो और भी फर्दर इन्वेस्टमेंट की यानी कि करीब करीब $50 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की जरूरतें दिखाई दे रही है। और यही कुछ रीजन है कि पिछले टाइम में हमें यहाँ पे एक गिरावट का सिलसिला देखने को मिला है। ईयर टू डेट की बात करी जाए तो 17% की गिरावट आई है और आज भी ये 2 से 3% तक हमें गिरता हुआ नजर आया है। जी हाँ, तो स्विगी के दर्द का सबब यही है जनाब। और रंजन शुक्रिया आपका। स्विगी एट डे लो, रिवर्सल बड़ा है, 448.80 पे आके ट्रेड करता हुआ स्विगी। मीनवाइल निफ्टी इज एट डे लो एंड 203 हमने वो 212 को ब्रीच कर दिया। 60 मिनट चार्ट्स पे उसकी काफ़ी वैल्यू थी, काफ़ी महत्व था। यानी देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं अब आप 147 की तरफ ड्रिफ्ट हो। नाउ वो कहते हैं ना एवरेजेस कॉलिंग 10 डेमा की तरफ आप बढ़ते हुए। राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार। ये आफ्टरनून तो गुड है उनके लिए जो शॉर्ट साइड पे होंगे या फिर पुट लेके बैठे होंगे। आपकी अप्रोच इंडेक्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? और मतलब इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक कॉल क्या है? इंडेक्स के बाद में आता हूँ मैं। स्टॉक स्पेसिफिक कॉल क्या है आपकी? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए इंश्योरेंस स्पेस में यहाँ पे हमें लगता है कि मोमेंटम बढ़ते हुए दिख सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC पे यहाँ पे फोकस है। ये स्टॉक को देखें तो स्टॉक में ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे एक स्ट्रेंथ बनते हुए दिखी। और आज देखें तो पूरे सेक्टर में भी एक अच्छा अपटिक देखने को मिला, डिस्पाइट मार्केट में एक नेगेटिविटी बनी हुई है ओपनिंग के साथ ही। अभी स्टॉक को देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो LIC के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ से आ सकते हैं करीब 928 से लेकर 935 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना है वो करीब होगा 900 रुपए के आसपास। ओके, LIC और शुरुआत से हम देख रहे थे इसमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट पूरे इंश्योरेंस स्पेस में LIC चाहे हो आप बात करें SBI लाइफ के, HDFC लाइफ में अच्छा मोमेंटम है। चलिए अब वक्त हो रहा है धमाकेदार ऑप्शन का, और धमाकेदार ऑप्शन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिल्पा राउत जी, मानस जायसवाल जी, राजेश पालविया जी। शिल्पा जी बताइए धमाकेदार ऑप्शन के लिए क्या चुना है आपने? श्रेया, यहाँ पे थोड़ा एक हीरो जीरो पैटर्न का ट्रेड मैं दूंगी। मुझे इरेडा पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ इसमें दिख रहा है। यहाँ पे 155 156 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। और अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो कॉल अनवाइंडिंग बहुत स्ट्रांग है टिल 160 165 एज वेल। तो यहाँ पे एक 165 का कॉल ऑप्शन जो रफली ₹1 10 15 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको एक हीरो जीरो की तरह ले लीजिए। ये अगर ये हफ्ते में मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा सा 160 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आपको 167 68 तक तुरंत आते हुए मिलेगा। तो ये आपको टूवर्ड्स 3 से लेके 4 तक भी आपको ट्रेड करते हुए मिल सकता है। तो प्लीज ट्रीट इट एज अ हीरो जीरो। अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो कीप इट एज लाइक 20 पैसा ऐसा कुछ स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। जी, और ₹1 की कॉल है हीरो जीरो, मतलब द एंटायर कैपिटल इज एट रिस्क, याद रखिएगा, है ना। तो एक कॉन्ट्रा कॉल है यहाँ पर, ये ट्रेड हो गया। मीनवाइल निफ्टी क्रैक हो गया जनाब बहुत गजब तरीके से। इट्स 25,195 और मोस्ट स्पेशली अब निफ्टी बैंक ने अपने मॉर्निंग लोज को तोड़ दिया है। थोड़ा डिफिकल्ट होगा हमारे मेहमानों के लिए भी ट्रेड पिक करना। मानस आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए मेरा ध्यान क्रॉम्पटन पे है। क्रॉम्पटन में लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे थे। आज स्टॉक ने 310 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रेक किया है। तो क्रॉम्पटन का 310 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 310 का पुट ऑप्शन ₹5.80 पे ट्रेड हो रहा है। इसमें ₹4 का स्टॉप लॉस लगाना है और ₹10 के टारगेट सेट करते हैं।
ओके क्रॉम्पटन, यहाँ पर ये पिक होगी धमाकेदार ऑप्शन के लिए मानस जी की। पालवे जी आप बताइए आपने क्या पिक किया है? हुडको पे नजर है। हुडको में एक अच्छी तेजी आज के सेशन में बनी है, तो हमें लगता है यहाँ पे 240 का कॉल ऑप्शन ऑलमोस्ट एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। ₹3.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे टारगेट आ सकते हैं करीब ₹6.50 से ₹7 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा ₹2 के आसपास। हुडको की कॉल ऑप्शन यहाँ पे 240 की स्ट्राइक। सुबह से स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, मोमेंटम में भी है, बट अभी थोड़ा सा इन ऑप्शन ट्रेड्स के बाद जरा जो हम है ना वो ट्रेड्स के क्रम को थोड़ा सा अगर आप देखें तो धीमा करेंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा कोलैप्स हो रहा है। निफ्टी बैंक जो कि अब तक की एक मजबूत कड़ी थी इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। निफ्टी बैंक का 50 डे में प्लेस्ड है, याद रखिएगा, करीब के 55-200 पे, तो ये मोर और लेस वहीं जा रहा है। वीक कैंडिडेट्स को लेके आइए। देखिए आईटी तो वीक है ही, और क्या क्या वीक पड़ा है। सुबह हम आशीष से बात कर रहे थे, वोल्टास कोलैप्स हुआ पोस्ट देयर मैनेजमेंट कमेंट्री। ये शिल्पा जी जरा वोल्टास को देखिएगा, सारे एवरेजेस के नीचे फ्लोट करने की तैयारी करता हुआ 1360। मैं शॉर्ट तो नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन हाँ 1360 1358 के नीचे इसका प्रोजेक्शन क्या बनेगा लोअर साइड पे? वीरेंद्र जी, यहाँ पे मुझे लगता है 1340 तो इसके इमीडिएट टारगेट्स हैं। ये मार्केट में वीकनेस भी है और निफ्टी ने जस्ट 25,200 ब्रीच किया है, तो इसमें अभी 200 पॉइंट का और भी आपको डाउनसाइड और निफ्टी दिखेगा। तो इसमें जो वीक स्टॉक्स है जिन्होंने जस्ट अभी लेवल्स ब्रेक किए हैं, जैसे वोल्टास 1400 के नीचे अभी इसमें वीकनेस है, 1340 1320 इसके नेक्स्ट टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके वोल्टास पे फिलहाल ये व्यू 3.5% की करीब करीब गिरकर 20 के आसपास कारोबार कर रहा है। चलिए अब क्योंकि मार्केट पे प्रेशर है, थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, थोड़ा मूड लाइट किया जाए और शॉपिंग की बात करते हैं। आज से देश में जीएसटी बचत उत्सव की धूम मची हुई है, मॉल तैयार है और बाजार गुलजार है। देखिए जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के तहत टैक्स के 2 स्लैब लागू हो चुके हैं और इससे न सिर्फ आम आदमी को सस्ते प्रोडक्ट की सौगात मिली है, बल्कि इकोनॉमी में खपत की भी रफ्तार बढ़ेगी। इस टैक्स कट को लेकर लोगों में कैसा उत्साह है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता 3 अलग अलग शहरों में मौजूद है। अहमदाबाद के गुजको मार्ट एफएमसीजी मॉल से केतन जोशी जी, दिल्ली के रजौरी गार्डन से में स्थित इनफैक्ट विजय सेल्स से दीपाली नंदा और नोएडा की टाटा मोटर्स शोरूम से रोहन सिंह मौजूद हैं। केतन जी पहले आपके पास आते हो, गुड आफ्टरनून। एफएमसीजी में जीएसटी कैसे ग्राहकों को फ़ायदा पास ऑन कर रहे हैं और अगर एमआरपी नहीं बदली तो ग्राहकों को कैसे पता चलेगा, ये बताएं। बिल्कुल, देखिए मैं ऐसी जगह खड़ा हूं जहां रोजमर्रा की चीजों का हमें आवश्यक होता है। 5 रुपए की पिपरमेंट से लेकर हजारों रुपए के आइटम। जो आपका सवाल है वो हम गुजको मार्ट के मैनेजर से ही पूछते हैं। आपके पास हजारों पैकेट से एमआरपी चेंज नहीं हुई, तो ग्राहकों को आज आप कैसे ये जो बेनिफिट हुआ है वो पास ऑन कर रहे हैं जीएसटी के रूप में? देखो, आपका एकदम सही सवाल है। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे एमआरपी चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन हम उसके हिसाब से हम डिस्काउंट करके दे रहे हैं। जैसे कि कोई चीज जो पहले 12% पे थी अब वो 5% पे आ गई है, तो उस हिसाब से हम उसके ऊपर डिस्काउंट कर रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि लूज पल्सेस है जिसके ऊपर 5% था, अब वो 0% हो गया है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको डिस्काउंट मैनेज करके कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं। और साथ ही साथ वो इम्पैक्ट भी देखने मिल रहा है 2.0 का, कि हमें उसका ज्यादा बेनिफिट हो रहा है एज ए बिजनेसमैन, और उससे ज्यादा मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जितने भी पीपल है उनको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जल्दी से एक ग्राहक भी है यहाँ पर, आज आपने यहाँ जमकर खरीदारी करी लगती है, क्या क्या फायदे हुए कुछ? मैं पहले मंथ के स्टार्टिंग में आती थी शॉपिंग करने गुजको मार्ट में, पर अब नया जीएसटी आज आया है तो मैं आज शॉपिंग करने आई। मैंने टेस्ट करने की फायदा मिलता है कि नहीं? हाँ यस, तो मैंने आज 2000 की शॉपिंग किया है तो मुझे 200 रुपए का बेनिफिट मिला है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हुई हूँ, क्योंकि ये 200 रुपए का बेनिफिट सब मिडिल क्लास है, कोई हाई है, तो सबको लाभ मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, तो यही आम और खास व्यक्ति है जिनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, शायद देश की हर एक एफएमसीजी सेक्टर पर आप चले जाइए या कोई भी सेक्टर पर चले जाइए, वहां से फायदा मिलना शुरू हो गया है। ओके, अब चलते हैं दीपाली के पास। दीपाली ने काफ़ी समय से शॉपिंग भी नहीं की थी, आज उन्होंने कहा चलो मैं राजौरी गार्डन में निपटा भी लूँगी। है दीपाली, कितने कार्ड लेके घूम रही है और बताइए कि वाइट गुड खरीदारी कैसी हो रही है? हालांकि अब देखिए अब तो ये
मौसम का बदलाव है, मेरे ख्याल से इसी की दुकानों में भीड़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो प्राइस कट्स मिले हैं उस पर आपको रिस्पॉन्स कैसा दिखाई दे रहा है दीपाली? देखिए वीरेंद्र जी, इस वक्त हम विजय सेल्स पर मौजूद है और यहाँ पर जब मैं आई तो मुझे अच्छी खासी लोगों की भीड़ दिखाई दी। खास तौर पर जिस बात का आपने जिक्र किया कि व्हाइट गुड्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो राहत मिली है वो एलईडी पैनल को लेकर मिलती है। इस तरह के जो पैनल है पहले यानी कि कल तक जो इसका प्राइस था ये 30 इंच के अंदर आते हैं और इस पर जो है 18% लगता था और इससे ऊपर जब रेंज आती थी तो उस पर 28% लगता था। लेकिन अब एकदम से, क्योंकि आज 22 तारीख है, नवरात्रि उत्सव के साथ साथ जीएसटी बचत उत्सव की भी शुरुआत हुई है, प्राइस यहाँ पर अच्छे खासे ड्रॉप हो गए हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, लॉयड का 43 इंच का 4K UHD एलईडी पैनल है। यहाँ पर आप देखेंगे जो पुराना दाम है वो 49,990 है, लेकिन अब जीएसटी ड्रॉप के बाद ये 45,900 रुपए पर आ गया है, यानी कि 4,090 के आसपास यहाँ पर फायदा हुआ है। ये तो जीएसटी कट का फायदा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पर आकर फाइनेंस की अलग अलग स्कीम्स को अपनाते हैं तो इसका जो एमआरपी है वो 23,960 रुपए तक आप हासिल कर सकते हैं। तो ये फेस्टिव डील का भी यहाँ पर फायदा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं आगे अब जो डिमांड है खासतौर पर देखने को मिल रही है जो बड़े एलईडी पैनल है, क्योंकि अब तक अगर हम कल तक की बात करें तो जो बड़े एलईडी पैनल है 50 इंच 55 इंच, इस पर 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब ये भी घटकर 18% जीएसटी के दायरे में आ गया है। तो इस पे कितना ड्रॉप आया है तो आप यहाँ पर देखें, ये 55 इंच का जो एलईडी पैनल है इसमें जो न्यू एमआरपी है वो 1,47,000 के आसपास आ गई है, जो पहले 1,60,000 के आसपास होती थी। और विजय सेल्स ने और भी ज्यादा इस पर दाम घटाए हैं। तो मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स पर अब लोग आने लग गए हैं, क्योंकि ये सोने पे सुहागा जाहिर तौर पर साबित होगा, क्योंकि जीएसटी का फायदा मिल रहा है, जो मैन्युफैक्चरर्स है वो डिस्काउंट दे रहे हैं और आगे जो मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स है वो भी अपनी तरफ से अलग अलग स्कीम्स और ऑफर्स लेकर आए हैं। तो जीएसटी कट का फायदा तो रजौरी गार्डन में देखने को मिल रहा है। शुक्रिया दीपाली, अच्छा मूड माहौल नजर आ रहा था वहाँ पे। एक रोहन जी के पास भी चलते हैं और फेस्टिव सीजन का बैकग्राउंड अगर आप देखें, रोहन जी के बैकग्राउंड में वो दिख रहा है, लेकिन ऑटो बुकिंग की रफ्तार कितनी बड़ी है। रोहन, क्या कुछ मूड माहौल वहाँ पे देखने को मिल रहा है? जी, नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो मूड माहौल की बात है वो लगभग दिल्ली एनसीआर के हर शोरूम में अगर आप जाएं, किसी भी कार डीलरशिप में जाएं, आपको इसी तरह का मूड इस वक्त यहाँ पे देखने को मिलेगा। सजावट दिखेगी खासतौर पे इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो हैं इंतज़ार कर रहे थे आज के दिन का। आज से फेस्टिविटी की शुरुआत होती है। बहुत सारे लोगों ने श्राद्ध के दौरान अपनी जो परचेज थी उसको टाला था, जीएसटी में जो चेंजेस थे उसका एंटिसिपेट कर रहे थे, और अब वो जो पेंट अप डिमांड थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। सुबह से ही हम यहाँ से अलग अलग डीलरशिप में जा रहे हैं और लोगों की बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इनमें से अधिकतर लोग वो हैं जिन्होंने पहले ही बुकिंग करा ली थी, कुछ ऐसे भी हैं जो डिसाइडेड नहीं थे, वो आज आ रहे हैं यहाँ पे अपनी खरीदारी करने के लिए, क्योंकि अच्छे खासे ऑफर्स हैं। खासतौर पे छोटी कारें, मीडियम कारें और जो मास मार्केट कारें हैं, आपको जीएसटी 28% से कम होकर वहाँ पे 18% तक हो चुकी है। जो बड़ी कारें हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, एसयूवी है, वहाँ पे उतना फायदा नहीं है, क्योंकि पहले लगभग जो टैक्स था कुल मिला के अगर जीएसटी और सेस मिला दें तो 50% तक पहुँच गया था, वो 40%। लेकिन जो डिस्काउंट्स यहाँ मिल रहे हैं, खासतौर पर अगर हम यहाँ टाटा मोटर्स की बात करें, आपको यहाँ पे हैरियर पे 2.5 लाख रुपए तक का ऑफर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप नेक्सॉन ले लें या फिर पंच ले लें 1.5 लाख तक के ऑफर्स हैं। इसके अलावा आप कर्व ले लें 1,07,000 तक का डिस्काउंट है। इसमें जीएसटी रेट कट तो है ही, लेकिन साथ ही 30 तारीख तक इन्होंने एक स्पेशल फेस्टिव डिस्काउंट भी लाया। तो ये दोनों ऑफर मिला के ये आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और इससे पहले मैं hyundai में भी गया, मारुति में भी गया, लगभग हर जगह आपको यही माहौल दिखाई देगा। लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इंक्वायरीज तो पहले ही हो चुकी है, अधिकतर लोग अब डिलीवरी लेने आ रहे हैं। और जो ये फेस्टिविटी है कम से कम अगले 10 दिन तो चलने वाली है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत लंबा ये नहीं खिंच सकता है। हो सकता है कि अगर आप दिवाली का वेट करें तो आपको आपके पसंद की गाड़ी ना मिले, इन्वेंट्री खत्म हो जाए। तो इसलिए अभी जो है वो सही समय है, और अभी पिछले कई समय में मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है। रोहन का वीडियो फ्री हो जाएगा, अदरवाइज मैं पूछता उनसे कि कौन सी गाड़ी रोहन को फाइनली पसंद आई। रोहन ने भी काफ़ी दिनों से अगर आप देखें तो ये आइडिया लटका रखा है। रोहन, कौन सी गाड़ी पसंद आई? सारे आउटलेट्स पे तो होके आ चुके हैं आप, अपने लिए मन को कौन सी भाई? आज का जो दिन है मैं अलग अलग डीलरशिप में जा रहा हूँ और पसंद करूंगा कोई अफोर्डेबल, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा तो मास मार्केट में जो छोटी कारें हैं, तो छोटी कार ही मेरी पसंद होगी। मैं किसी ना किसी छोटी कार को जरूर पसंद करूंगा। एसयूवी तक पहुंचने अभी में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिलहाल मैं कोई अच्छी सी हैचबैक जरूर खरीद लूंगा। हैचबैक देखा है श्रेया आपने? श्रेया पूछ सकती हैं बाकी पैनलिस्ट से भी क्या क्या खरीदा इस बार उन्होंने। हम तो देखिए जहाँ श्राद्ध खत्म हुआ उसके बाद सीधे ऑफिस आ गए हैं। हाँ
हाँ आई नो, हमारे पास टाइम नहीं मिला। लेकिन शिल्पा जी, आपने शॉपिंग लिस्ट तैयार की क्या, और क्या क्या खरीदने का प्लान है आपका? नहीं, वो एक्चुअली दैट डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू माय मॉम, तो शी विल डू इट। मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। अमित जी, आपने तो की होगी शॉपिंग, कैलकाटा तो शॉपिंग हब भी है। जी चलता रहता है जी, वो तो जब एज पर रिक्वायरमेंट ही लेता हूँ। अमित जी ने सबसे सेफ जवाब दिया है ना। अच्छा मानस जी, आपने क्या क्या मिस किया आई मीन पिछले 1.5 महीने में श्राद्ध में, या फिर ऐसे दामों में कटौती होने के बाद जो चीज़ सबसे पहले जहन में आती है कि खुद के लिए, परिवारजनों के लिए क्या लेने का मन है सबसे पहले? नहीं देखिए, कल पितरपक्ष खत्म हुए तो अभी तक डिसाइड नहीं किया कि क्या लेना है, तो आज फैमिली से बैठ डिसाइड करेंगे कि क्या चीज ली जा सकती है। ने डांडिया खरीदेगा बस सर, डांडिया है। नहीं यहाँ अब तो दिल्ली एनसीआर में तो काफ़ी धूम है। अब इस बार तो श्रेया भी मुंबई को देख रही होंगी। श्रेया, मुंबई में पहली बार मेरे ख्याल से दीपावली ने आपकी, अच्छा या पिछले साल देखी थी? नहीं देखी थी? नहीं, पिछले साल भी देखी थी। फर्स्ट नवरात्रि होंगे। कैसा लग रहा है मुंबई में? अच्छा लग रहा है। मुंबई में सारे फेस्टिवल, सारे त्योहार उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, दही हांडी, जन्माष्टमी हो, नवरात्रि हो, तो वो फोमो फैक्टर नहीं आता। लेकिन गाबा सर से एक सवाल पूछना चाह रही थी वीरेंद्र जी मैं, कि उन्होंने क्या शॉपिंग की, डांडिया खरीदा कि नहीं? गाबा सर, गरबा की प्लानिंग है कि नहीं? No, not at all. No planning for Garba. Not at all. Zero. चलिए एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पर, और ये बातें तो चलती रहेंगी, और नवरात्र आज से शुरू ही हुए हैं तो अभी तो पूरा फेस्टिवल सीजन पड़ा हुआ है, ये बातें चलती रहेंगी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में आज की चर्चा शुरू करेंगे। मीनवाइल मार्केट्स एट डेलो, निफ्टी डेलो पर, निफ्टी बैंक डेलो पर। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होता है अभी। वेलकम बैक। चलिए अब चार का चौका का समय हो रहा है। चार का चौका हम लेंगे सस्ता ऑप्शन शिल्पा राउत जी से, फिर एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलेंगे राजेश पालवे जी के पास, चार्ट का चमत्कार के लिए हमारे साथ अमित सेठ जी हैं, मिड कैप फंडा शरद अवस्थी से लेंगे। शिल्पा जी बताइए, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? श्रेय, यहाँ पे मदरसन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा खासा एक्सपर्ट आया है ओआई में भी, तो यहाँ पे 110 का कॉल ऑप्शन जो रफली ₹2.30 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 80 पैसा का रखिए। ये व्यू सही जाता है तो ये आपको टूवर्ड्स 4 से लेके 4.55 तक भी आपको ट्रेड करते मिलेगा। मदरसन यहाँ पे 115 तक जाना चाहिए। अगर आपकी कॉल है शिल्पा जी की, और 110 की स्ट्राइक आपने पिक की, 109.90 पे ट्रेड करता हुआ। राजेश पालवी जी, आपका ट्रेड? तो वीरेंद्र जी, गोल्ड फाइनेंस कंपनी पे फोकस है, और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे मुथूट फाइनेंस को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक में जिस तरीके से चार्ट अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक अप ट्रेंड में ही स्टॉक क्लियरली ट्रेड करते हुए देखने को मिला, और हमें लगता है आज भी काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस है ये गोल्ड फाइनेंस कंपनी में। मुथूट फाइनेंस फ्यूचर्स का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 3080 3090 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 3010 के आसपास। ओके, मुथूट फाइनेंस शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में, और एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश जी की पिक भी है। अमित जी, चार्ट का चमत्कार के लिए क्या चुना? जी श्रेया जी, जैसे हमने डिस्कस किया था, मैं अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ ही जाऊंगा। इस बाजार में भी ये स्टॉक अप है, और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये 10 और 20 डेमा के जोन से एक रिवर्सल दे रहा है, और वहां से पुल बैक जनरेट कर रहा है, तो इसे बाय करेंगे। 12,650 का प्राइस है करंटली। स्टॉप लॉस रखेंगे 12,450 का, और टारगेट्स रहेंगे 13,100 के। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट 12,650 पे आपका बाय कॉल है। चलते हैं अब शरद जी के पास मिड कैप फंडा कॉल के लिए। शरद जी, मिड कैप में क्या पिक कर रहे हैं आप? BASF इंडिया केमिकल कंपनी 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एग्री सॉल्यूशंस और परफॉर्मेंस प्रोडक्ट जो स्पेशलिटी ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस उनके मेन प्रोडक्ट्स हैं।
और हमें लगता है जिस टाइप से पिछले कुछ समय में थोड़ा सा स्लो डाउन रहा है क्रॉप प्रोडक्शन बिजनेस में, इन्वेंटरी बिल्डअप रहा है, वो नॉर्मलाइज होना चाहिए अगले 9 से 12 महीनों में, तो उसका फायदा कंपनी के नंबर्स में दिखना चाहिए। इसके अलावा कंपनी कुछ कैपेक्स भी कर रही है पॉलीयूरेथेन में, जो सेकंड हाफ FY26 में चालू होना चाहिए, जो ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में काम आता है। पॉलीएमाइड कंपाउंडिंग कैपेसिटी भी है, एक अल्कलाइन सरफेक्टेंट पॉलीमर प्लांट भी है जिससे एनहांस ऑयल रिकवरी आएगी। तो ये सारी चीजें अगले 1 साल में कंट्रीब्यूट करनी चाहिए कंपनी के नंबर्स पे, और जो इंडस्ट्री में एक रिवर्सल है वो भी उनको फायदा देना चाहिए। नॉर्मली ग्रोथ तो 11-12% CAGR लॉन्ग टर्म में भी एक्सपेक्टेड है, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा ही। और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी काफी अग्रेसिवली टारगेट की जा रही है इंडिया की तरफ से केमिकल्स में, तो उसका भी फायदा BASF को मिलना चाहिए। तो हमारा मानना है अगले साल भर में कंपनी लगभग 200 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देगी। 30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, तो 6000 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से BASF। बासफ आपका एक लॉन्ग कॉल है 4633 पर। मैं चारों ट्रेड्स आपकी स्कीम पर देता हूँ यहाँ पे जो हमने पिक किए, और पहला था सस्ता ऑप्शन, शिल्पा जी ने पिक किया संवर्धन मदरसन की कॉल 110 की स्ट्राइक। दूसरा ट्रेड आया आज का FNO सुपरस्टार, ट्रेड पिक किया यहाँ पर राजेश पाल जी ने मुथूट फाइनेंस का, और 3080 390 के लक्ष्य के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट अमित जी ने पिक किया, और बासफ को यहाँ पर पिक किया अभी शरद जी ने। चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में चलते हैं बातचीत करने के लिए श्री देवेंद्र चौकसी जी के पास। देवेंद्र नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं संभलने की कोशिश में लगा हूँ, वो कोई कसर नहीं छोड़ते कि मैं लड़खड़ा जाऊँ, है ना, यही कुछ ऐसा मिजाज है आजकल। कभी टैरिफ, उसके बाद 25% का अतिरिक्त टैरिफ, और बीच में कुछ वॉइसेस ठीक हुए थे, इंडिया ने रिस्पॉन्ड अच्छे से तरीके से किया था, बट फाइनली मतलब ये मान के तो आप चलिए देवेंद्र जी की ये जो वीज़ा कॉस्ट बढ़ाई गई है, फ़ी बढ़ाई गई है, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हम ही होंगे। आप IT को देखिए, निफ्टी IT कोलैप्स होता हुआ आज। आपने इस इशू को कैसे रीड किया, और कितना अभी IT में इसके चलते जो डाउनसाइड है वो खुल सकता है? वीरू नमस्कार। मैं ऐसा समझता हूँ कि कभी जब भी आपके ऊपर कोई भी एक कठिनाई आती है, एक चैलेंज आती है, दैट चैलेंज इज अ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज फॉर अस। और मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके सामने मेरा व्यू हिसाब से रखा हूँ। इंडियन IT कंपनी जो आज की तारीख के अंदर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, पर्टिकुलर इन US से, जो सॉल्यूशन वो लोग कोडिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर से एक बहुत जल्द से बदलाव आ रहा है कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस के ऊपर। AI के माध्यम से, क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से, डेटा सेंटर के माध्यम से एक पूरा ट्रांजिशन ग्लोबल इकोनॉमी में बनते जा रहा है, और ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर इसकी जरूरत है, बट फिर भी आई थिंक वहां पे नहीं पहुंच पाते फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, इंक्लूडिंग व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन अमेरिका। मैं ऐसा समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ द ग्लोबल कंपनीज will now find enough reasons to create their GCCs outside America. And मैं ऐसा समझता हूँ कि I think this is going to be I think a game changer in a way. आज की तारीख के अंदर आप ये GCCs देख रहे हो, I think they are I think limited to few number of centers connected with some of the large companies. मेरा ऐसा मानना है कि I think even the mid-tier companies when they start sourcing this particular thing from country like India, तो उनका एक तरफ cost के अंदर बदलाव आना, चीपर अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर, और दूसरा जो नए जनरेशन के अंदर जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज चाहिए, वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आई थिंक अवेलेबल होना थ्रू GCC के माध्यम से, और इंडियन IT कंपनीज का उसके साथ में जुड़ जाना, ये गेम चेंजर मॉडल चेंज हो रहा है। शायद ये 3-6 महीने में आपको इसकी पूरी रिजल्ट नहीं दिखे, बट मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवर नेक्स्ट 3 to 5 years we are going to see some significantly large amount of change happening. तो मैं शायद इसके अंदर इतना निराश भी नहीं हूँ। मैं ऑन द कॉन्ट्री बिलीव करता हूँ कि इंडियन IT कंपनी के लिए इससे बेटर अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती है। दिस इज प्रॉबेबली आई थिंक सिमिलर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी व्हिच वी हैव सीन इन 80s और 90s के अंदर जो इंडियन IT कंपनीज के लिए बनी थी। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक द सिमिलर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इज नाउ इमर्जिंग फॉर आवर कंपनीज फॉर नेक्स्ट 3 to 4 decades. So I would consider that this is a proper opportunity, and उसका जो एक एडवांटेज है, वो एडवांटेज अगर इंडियन IT कंपनीज ले पाती हैं, तो शायद आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर प्रोसेस। ओके देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। IT को लेकर आप पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, कोई बहुत सारे बड़े बदलाव आप आने वाले समय के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन
आज तो आईटी स्पेस में हमें तगड़ा डेंट देखने को मिला, लेकिन एक और जो सेक्टर या फिर स्पेस कहें हम जो चल रही है वो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में लगातार बाइंग दूसरे दिनों में देखने को मिली। फ्राइडे के सेशन के बाद भी सेबी की तरफ से रिलीफ देखने को मिल रहा है। अब इस पूरे स्पेस को लेकर, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर आपकी क्या अप्रोच है? सेबी के बयान को कैसे आप रीड कर रहे हैं और इनमें अब क्या आगे हमें टेक लेना चाहिए? सो रेगुलेटरी क्लीन चिट श्रेया जो मिली है अडानी ग्रुप को, मैं ऐसा समझता हूँ कि एक बहुत पॉजिटिव चीज है, गिनी जानी चाहिए, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ दिस रेगुलेटरी क्लीन चिट जो फंड्स थे वो फंड्स थोड़े हेजिटेंट थे एलोकेट करने के लिए मनी टुवर्ड्स अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। Despite of their fundamental shaping up well, despite of the companies are growing well in the infrastructure space, there were some resistance, I think, for the clarity emerging on the credential side. With this clarity, जो credentials clear बने थे जा रहे हैं, उसके हिसाब से देखें तो शायद ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फंड्स के लिए जो अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। So today the hands change have started happening. Maybe those early investors, I think, when they bought it on a contra basis, Adani Group के अंदर, they are probably selling part of their investments, and the new investors, financial investors, are buying this stake. So मैं ऐसा समझता हूँ कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी गिना जाना चाहिए। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पॉसिबली आई थिंक एक मोमेंटम लैग कर रही थी लास्ट जब से हिंडनबर्ग का इश्यू हुआ था सेकंड टाइम का। मैं ऐसा समझता हूँ कि उसके बाद में अभी जो एक मोमेंटम पिकअप करना शुरू हुआ है, दैट इज अगेन सजेस्टिंग दैट आई थिंक फंडामेंटली ड्रिवन स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज व्हिच दिस ग्रुप ऑफ कंपनीज आर हैविंग, उसके अंदर प्रॉपर इन्वेस्टर्स आई थिंक कंपनी के अंदर आने शुरू हो जाएंगे। Today they are about 90,000 crore EBITDA making, growing at around 15 to 20% on a yearly basis as a group, and with 225,000 crore debt and around 55,000 crore worth of cash in the balance sheet, ये जो उनका जो एक फॉर्मिडेबल डेटा सेट है, नंबर्स है, वो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आई थिंक द ग्रुप इज बिकमिंग मोर एंड मोर अट्रैक्टिव for the investors who have not been investing up till now. So I think मैं ऐसा समझता हूँ कि I think it's a good opportunity for long term investors जिनके पास बड़े फंड से इन्वेस्ट करने के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट ये दान में मिल रहा है। I think that is going to be an opportunity for them. देवेंद्र जी, अब एक चर्चा एक ऐसे सेक्टर को लेकर जो कि लाइमलाइट में है, वो सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं, वो आप कहीं भी देखिए, चाहे वो यूएस हो, रशिया, यूक्रेन हो, और फाइनली अगर आप देखें अब और कुछ जो देश जो हैं वो एक मिलिट्री टाई अप कर रहे हैं। इसके बाद डिफेंस एकदम से एक चर्चा में है ग्लोबली, नॉट एग्जैक्टली इन पर्सपेक्टिव इंडिया ओनली, हर जगह। आप क्या मानते हैं कि डिफेंस में ऑर्डर आवंटन, और क्योंकि बजट भी काफ़ी नज़दीक खड़ा है, इसकी प्रक्रिया थोड़ी और तेज़ होगी? डिफेंस को आप कैसे रीड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल PSUs, डिफेंस PSUs और कुछ प्राइवेट कंपनियाँ? तो एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट का जो रुझाव है वो रुझाव है कि आप इन्वेस्ट करो कंपनी के अंदर, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाओ एंड यू कैटर टू इंडियन गवर्नमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर डिफेंस सेक्टर्स। तो कंपनियां वो तरीके से अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज, अपने बिजनेस को पोर्टफोलियोज को अलाइन करके आगे बढ़ रही है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू हैपन। दूसरी तरफ जैसे आपने बताया, दूसरी कंट्रीज को भी अभी आज की तारीख में डिफेंस की अपनी कैपेबिलिटीज को मजबूत करना है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल पोजिशनिंग in this area. So Indian companies are now probably also finding the buyers outside the country, क्योंकि आपकी जो कैपेबिलिटी है वो ऑपरेशन सिंदूर के साथ में जो रिफ्लेक्ट हुई है, आई थिंक आउटसाइड कंट्रीज आर आल्सो नाउ लुकिंग एट योर एबिलिटीज टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले 10 साल का जो हिसाब से डिफेंस का आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट का कारोबार चल रहा है, many companies are likely to be beneficiary of this particular government spending। और जो कंपनियां एंसिलरी सेक्टर है OEM कंपनीज के साथ में डिफेंस के अंदर, उनके लिए ये समय मारुति इफेक्ट है। 1980s में जब मारुति आई थी तभी एंसिलरी कंपनी का एक नया पुनर्जन्म हुआ था इंडिया के अंदर, और उसके बाद में हमने एक अच्छा उसके अंदर बदलाव देखा जैसे एंसिलरी आई। आज रेलवे और डिफेंस जो दो क्षेत्र है और उसके साथ में जो एंसिलरी कंपनियां जुड़ी हुई है, उनके लिए मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा समय चालू हो रहा है। So I would remain distinctly positive about I think some of the ancillary units first to begin with, और मानता हूँ कि शायद उसके अंदर आपको अगले 5 या 10 साल का एक अच्छा टेलविंड मिल रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मे बी शॉर्ट टर्म के अंदर काफी कंपनियों का वैल्यूएशन महंगा है, बट अगर मार्केट कोई प्राइस से करेक्ट होता है स्टॉक्स के अंदर, तो एक अपॉर्चुनिटी गिनी जानी चाहिए इन सम सिलेक्ट काउंटर्स।
ओके, डिफेंस स्पेस को लेकर ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी। देवेंद्र जी, कमोडिटी स्पेस से देखिए गोल्ड और सिल्वर रिकॉर्ड स्तरों पर चमक फीकी नहीं पड़ रही, फेस्टिव सीजन भी आ रहा है। गोल्ड और सिल्वर पर क्या राय है आपकी, कैसे अप्रोच कर रहे हैं जिनको इन स्तरों पर भी या फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच्ड हैं, थोड़ी अभी वेट एंड वॉच की सलाह, या फिर इन स्तरों पर भी हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? सर, गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो तेजी बनी है और तेजी कंज्यूमर के परचेजिंग से नहीं बनी है, ये तेजी बनी है गवर्नमेंट की कस्टडी के परचेजेस के कारण। मोस्ट ऑफ द ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स they are basically buying the bullion asset as against I think their earlier requirement of buying the dollar assets. जो इस सब से डॉलर के अंदर बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो शायद अभी कंट्रियां अपना नया फंड्स बुलियन एसेट में डालना ज्यादा पसंद करेंगी, डॉलर एसेट में शायद न डाले, कम डाले। ऐसी एक संभावना का आप रूल आउट नहीं कर सकते हो। बाद में वो चाइना है, चीन है, यानी चीन है, जापान है, या भारत है, या दूसरे कई देशों है जिन्होंने डॉलर के अंदर जो एसेट परचेस करते थे उसकी जगह पे वो लोग बुलियन एसेट परचेस करें उनकी सेंट्रल बैंक्स इन ऑर्डर टू बाय द कोलेटरल वैल्यूज। सो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ये बदलाव चालू हो चुका है। ये जो तेजी है बुलियन एसेट के अंदर वो बदलाव के कारण चालू है। मैं नहीं मानता हूँ कि कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल सिचुएशन। ऑन द कॉन्ट्री आई थिंक द कंज्यूमर विल स्टार्ट फाइंडिंग द ऑल्टरनेटिव्स। जैसे नेचुरल डायमंड के सामने उन्होंने लैब ग्रोन डायमंड का ऑल्टरनेटिव मिला, वो हिसाब से प्रेशियस मेटल के सामने उनको दूसरी मेटल का कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। देन ओनली कंज्यूमर कैन अफोर्ड दिस काइंड ऑफ प्राइसेस। सो ये शायद थोड़ा चैलेंजिंग पीरियड कंज्यूमर के लिए हो सकता है, बट ओवरऑल कमोडिटी का प्राइस रेट बिहेवियर देखे तो शायद मेरे ख्याल से मजबूत रहेगा, बहुत लंबा नहीं घटेगा, ऐसा मेरा मानना है। श्रेया चिंतित हैं, देवेंद्र जी चिंतित हैं। श्रेया को बहुत सारी शॉपिंग करनी थी ना, थोड़ा इसीलिए चिंतित हैं श्रेया गोल्ड के प्राइसेस को देख के। बट ये बात तो है कि कुछ ना कुछ अब मतलब ऑन सीरियस नोट श्रेया और इनफैक्ट देवेंद्र जी, अब आप ज्वेलरी शॉप में घुसते हुए डर रहे हैं ना श्रेया। आई मीन अगर एक सिंपली एक अंगूठी या फिर एक छोटा भी अगर आपको आप जेवर लेना हो, मतलब देवेंद्र जी आप अल्टीमेटली कह रहे हैं कि 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, फाइनली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 14, 12, 10 कैरेट ज्वेलरीज है ना। ये करना पड़ेगा इनोवेशन। मीरू, मेरे पास ना हाथ में कुछ पहनना है ना गले में कुछ है, तो आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हो। मैं खाली इतना कंज्यूमर के हिसाब से बता पाऊंगा कि 12 कैरेट 14 कैरेट मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता है। मैं इतना समझता हूँ कि कंज्यूमर की परचेजिंग एबिलिटी है और शायद ये दाम बड़े हैं उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज हुई है, तो उसके अंदर शायद कंज्यूमर को अल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये तो बात है, बिल्कुल अल्टरनेटिव्स को देखना पड़ेगा। खैर अच्छा, अब आएंगे इस इशू पे दोबारा लौट के आएंगे, लेकिन देवेंद्र जी एक दो बास्केट्स को और टच कर लेते हैं यहाँ पे। मेटल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव रहा है, अब सिक्लिकल है, अब ये मुझे तय करना पड़ेगा इस प्राइस पे भी एंटर करने से पहले कि और कितना अपसाइड बाकी है मेटल्स पे। फेरस नॉन फेरस पे देवेंद्र जी आपका टेक क्या है? इसी घड़ी में जब हमने गोल्ड पे बात करी, इस पर बात कर लेते हैं एक बार। In fact, we are distinctly bullish about the ferrous, non-ferrous commodities, metal particularly. I think उसके अंदर रीजन ये है कि हम ऐसा समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट के अंदर दो कारण से एक डिमांड का सिनेरियो स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। एक पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर गेटिंग ओवर और आई थिंक द रिकंस्ट्रक्शन गेटिंग स्टार्टेड आफ्टर द वॉर, तो डिस्टिंक्टली हाई अमाउंट ऑफ मेटल कंजम्पशन विल इंक्रीज। तो एक सबसे बड़ा हम लोग एक बदलाव देख रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट के अंदर कमोडिटीज की डिमांड बढ़ती है, पर्टिकुलरली इन अर्लियर डेज आई थिंक द कमोडिटीज वुड बी मोर डिमांडेड इन द इंडस्ट्रियल एंड द ऑटोमोबाइल काइंड ऑफ सेगमेंट। टुडे द कमोडिटी इज गेटिंग इक्वली मोर डिमांडेड इन द एरिया ऑफ आई थिंक द कंप्यूटिंग सेगमेंट लाइक डेटा सेंटर। कॉपर कमोडिटी है, जिंक कमोडिटी है, सिल्वर कमोडिटी है। थिंक फेरस नॉन फेरस मेटल के अंदर आई थिंक जो फैक्ट्रियाज बन रही है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो ओवरऑल आई थिंक द डिमांड सिनेरियो इज इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर। और उसके साथ में आपका जो कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए आपकी जो एनर्जी कॉस्ट है, वो एनर्जी कॉस्ट ग्रेजुअली नीचे आती रही है बिकॉज ऑफ आई थिंक द एडिशन ऑफ द रिन्यूएबल सेगमेंट ऑफ एनर्जी। तो अगर आप 10 रुपये यूनिट 2 साल पहले पे करते थे, आज की तारीख में सोलर पावर डालने के बाद आप 2.5 रुपया, 2.25 से 2.5 रुपया के अंदर यूनिट पे कर रहे हो एज ए कॉस्ट, इवन इफ यू पुट इन अ कैप्टिव सोलर पावर। मैं ऐसा समझता हूँ कि लोअर द कॉस्ट ऑफ एनर्जी
higher the demand in metal, it's a fantastic combination for making sustainable profit for next few years. तो ये हिसाब से हम समझते हैं कि आई थिंक एज अ डायरेक्शनल कॉल फेरस नॉन फेरस कमोडिटी मेटल्स पर्टिकुलरली ऐसी जिसकी बात कर रहे हैं, आई थिंक उसके लिए समय अच्छा आना चाहिए, ऐसा हम समझते हैं। ओके, ठीक है देवन जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त निकालने के लिए और सारी सेक्टर्स पर इतने डिटेल तरीके से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और मार्केट, जैसा कि वीरेंद्र जी बात कर रहे थे, निरस बाजार 25,195 के लेवल पर निफ्टी एकदम डेज लो के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। जाते जाते बैंक निफ्टी ने भी गोता लगाया, आधा फीसदी के करीब करीब गिरकर क्लोज होने की तैयारी। अब इस क्लोजिंग को कैसे अप्रोच किया जाए, क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी सुझाएंगे आप? देखिए शायद मैं शॉर्ट तो नहीं करूँगा, अभी भी नहीं करूँगा। मैं आपको फिर कह रहा था 2 बजे जो हमारी बात हुई थी कि द मोमेंट यू विल ब्रीच 212, डायरेक्टर साहब वो प्लेट लेके आइएगा, द मोमेंट यू विल ब्रीच 25212, जैसे आप 212 तोड़ेंगे आप ड्रिफ्ट होंगे, गिरेंगे 147 तक। शायद हमने लो लगाया 151 का, अब ये क्या था 151 क्या था, 147 क्या था, दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। यानी शुक्रवार की सुबह सुबह या फिर गुरुवार के अंत में जो निफ्टी 10 डे से 300 पॉइंट ऊपर हो गया था, उसने अब झुककर थोड़ा गिरकर थोड़ा फिसल कर 10 डे को छू लिया है। तो मेरा अभी भी बेस 2 नहीं टूटा श्रेया। ये वो प्राइस है, वो लेवल है जो कहता है कि इंडेक्स ऊपर से कूल ऑफ तो हो गया लेकिन कमज़ोर नहीं हुआ है अभी। तो आपने 10 डे को छू लिया, आपने 16 सितंबर को जिस पॉइंट पर ब्रेकआउट दिया था आप लौट के वहीं पर आ गए, लेकिन ब्रेकडाउन क्राइटेरिया नहीं है श्रेया अभी भी 25-100 पे स्ट्रॉन्गेस्ट पुट राइटर्स खड़े हैं। तो मैं अगर शॉर्ट का कोई मन बनाऊंगा तो इसके नीचे, अदरवाइज नहीं। सो आई विल गो न्यूट्रल ऑन निफ्टी और एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी बैंक खराब नहीं है, निफ्टी बैंक अभी भी अपने 55,000 और 55,200 के पुट राइटर्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अभी भी बेस 1 के ऊपर ट्रेड कर रहा है श्रेया। तो मेरे को अभी शॉर्ट करने का विकल्प मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। निफ्टी का लो है 10 डे में, निफ्टी बैंक का लो है 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। निफ्टी बैंक अभी भी अपने बड़े पुट राइटर्स के जोन के ऊपर है। बट क्या होता है ना, जब आप शॉर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लॉन्ग कर रहे हैं। टू गो लॉन्ग यू नीड सम क्लैरिटी। आपको कल ये देखना पड़ेगा कि कौन मेरे तेज़ी के सौदे को फाइनेंस करेगा, स्पॉन्सर करेगा। अभी वो रिलायंस नहीं है, अभी वो निफ्टी IT नहीं है। तो क्या सिर्फ अकेले निफ्टी बैंक को कल ट्रेड करूं या निफ्टी को भी ट्रेड करूं, वो चीज़ें क्लियर नहीं श्रेया। सो इट्स बेटर गो न्यूट्रल। कल जैसा होगा बाजार आके एक कॉल लेंगे, बट शॉर्ट के लिए अभी तक पर्याप्त लेवल वायलेट नहीं हुए हैं श्रेया। शॉर्ट के लिए आपको एक फोर्स की ज़रूरत होती है, अभी वो फोर्स नहीं आएगा क्योंकि वो लेवल्स अभी भी सिक्योर हैं श्रेया। ओके, फिलहाल शॉर्ट की राय नहीं, न्यूट्रल जाना चाहिए और कल कैसे मार्केट की ओपनिंग होती है फिर दशा समझेंगे और उस अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली थोड़ी हावी। स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ज़्यादा टूट गया, मिड कैप इंडेक्स पे लगभग 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए ऐसे मूड मॉल में डीलर्स कौन से स्टॉक सुझा रहे हैं, क्या राय उनकी तरफ से, यतिन जी समझाएंगे। यतिन जी बताएं। गुड आफ्टरनून श्रेया। और 2 स्टॉक जो आज फोकस में, उनमें सबसे पहले है कैनरा बैंक। ये काउंटर है जहां डीलर्स को BTHT की रणनीति सुझा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, और 122 से लेकर 125 तक के टारगेट्स वो यहाँ दे रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट 5% बढ़ा है, फ्रेश बैंक देखने को मिल रही है। और ऐसे भी पिछले एक हफ्ते से PSU बैंक्स में अच्छा खासा तेजी का दमखम है। हालांकि एंजल वन ये काउंटर थोड़ा वीक लग रहा है डीलर्स को, उनको लगता है यहाँ शॉर्ट सेल करके चलें। शायद 2200 के नीचे के टारगेट से यहाँ उनको दिखाई दे रहे हैं, तो 2 से 3% डाउनसाइड के लिए ये भी एक काउंटर है जो उनको थोड़ा बहुत वीक लग रहा है। ये दिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं मुझे कि अब कॉल्स लेते हैं STBT। ये डायरेक्टर साहब ने तय कर लिया कि STBT है, सेल टुडे बाय टुमारो। ऐसा नहीं है, अभी ये हमारे मेहमानों पे छोड़ देते हैं ना। मानस जी क्या पिक करेंगे आप? खरीदारी करके जाएंगे, मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी करेंगे क्योंकि यहाँ पर हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, फ्रेश ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स काफी बेहतर हैं। तो मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 3009 का और टारगेट सेट करेंगे 3125 के मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर में। ओके, मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी की राय शानदार काउंटर में आज वाली और डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी। बताइए पालवर जी, आप क्या कैरी करेंगे, BTHT या STBT?
तो श्रेया जी BTST करेंगे और चोला फाइनेंस में यहाँ पे बाय करने की सलाह। स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे किया है। हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर है यहाँ पे चोलामंडलम फाइनेंस को बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 1645 1655 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1595 के आसपास। ओके, चोला आपकी कॉल हो गई यहाँ पे। शिल्पा जी, आप क्या पिक कर रही हैं? वीरेंद्र जी, यहाँ पे लॉन्ग रहेगा फोर्टिस में एक अच्छा खासा वॉल्यूम स्पर्ट अभी आया है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 969 पे, तो स्टॉप लॉस 954 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 995 से लेके 1000। ओके, फोर्टिस हेल्थ केयर में BTST की राय शिल्पा जी की तरफ से। सोमिल जी बताइए, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? PTST कैरी कर रहा हूँ लॉन्ग ट्रेड ऑन पेटीएम ने 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। मोमेंटम फिर से आया है और यहाँ पर जो मीडियम टर्म का जो अप ट्रेंड था वो अभी रिज्यूम हो रहा है। सो गुड सेटअप। टारगेट रहेगा 1300 का और स्टॉप लॉस होगा 1165। अमित जी, आप ट्रेड क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी, मैं NBCC इंडिया लेके जाऊंगा। यहाँ पे नैरो रेंज कैंडल्स का ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक 10 और 20 डेमा इनफैक्ट सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। थोड़ा सा इंट्राडे हाई जरूर गिव अप किया है बट वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है। 113 का स्टॉप लॉस रहेगा और 119 के टारगेट्स रहेंगे कैश में। इसी से शानदार मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में सुबह से देखने को मिल रहे हैं। गाबर सर बताइए, क्या कैरी करेंगे? डायरेक्टर ने बोला तो मानना पड़ेगा ना। अभी डीमार्ट शॉर्ट ट्रेड कर रहा है 4676 के आसपास। स्टॉप लगाएंगे 4700 का, 25-26 रुपए का स्टॉप, 24 रुपए का स्टॉप लॉस है। डाउन साइड 4600 पॉसिबल है डीमार्ट। कि डीमार्ट शॉर्ट डायरेक्टर की बातों को रखते हुए, सम्मान देते हुए गाबर सर ने STBT चुना है और डीमार्ट को शॉर्ट करने की राय उनकी तरफ से। चलिए, अब ट्रेड्स हो गए पूरे, अब FNO का सेटअप देख लेते हैं। वीरेंद्र जी, कैसी लग रही है? खराबी लग रही होगी या फिर ठीक ठाक है? नहीं, खराबी लग रही है श्रेया, नो डाउट अबाउट दैट। आज शॉर्ट बना है और देखिए श्रेया, हुआ क्या ना, ये हमारी 24800 से लेकर पूरी की पूरी 25550 450 तक के सफ़र में ना IT का बड़ा योगदान था। तो IT का ये डैमेज वो खल रहा है, वो आपको शॉर्ट डिजिट्स जो हैं वो नज़र आएंगी। आई मीन 113, 42 में लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग 33 में मात्र 25 में शॉर्ट कवरिंग। बट स्टिल मैं कहूँगा थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है डेटा को देख के, बट की लेवल्स अभी भी ब्रीच नहीं हुए। एक बात याद रखिएगा, मोमेंटम में पूरा का पूरा अदानी ग्रुप का स्टॉक्स, NBFCs बहुत स्ट्रॉन्ग है। लुक एट अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, मुथूट फाइनेंस, इन्फो एज, मन्नापुरम फाइनेंस, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। मतलब आपको पॉकेट ठीक ढूंढनी है, बाकी काम मार्केट करेगा। हुडको, अदानी इंटरप्राइजेस, NBCC, LIC, अंबुजा सीमेंट्स, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ऊपर से लेकर नीचे तक आज सब के सब छाए रहे। एंड दैट्स द आई मीन सेंटर ऑफ प्रॉब्लम। LTI माइंट्री, एम्फोसिस, केफिन, कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट, मिड कैप IT में आज मिड कैप IT में काफ़ी कोलैप्स थे, शॉर्ट बने थे यहाँ पे, लॉन्ग अनवाइंडिंग। वरुण बेवरेजेस, बंधन बैंक, कैम्प्स, HFCL और IEX। एक कैम्प्स बड़ा खूबसूरत ट्रेड था जो लास्ट वीक हमारे पैनल ने पिक किया था, हमने राइट भी किया उसको एट 4013। ये कोलैप्स होता हुआ, शिल्पा जी आपकी राय क्या है? आई मीन ये कूलिंग ऑफ कहाँ तक होगी अब? शिल्पा जी गई। राजेश पारवे जी, आपका व्यू? तो देखिए, ये प्लेटफॉर्म कंपनीज में हमने देखा था एक अच्छा मोमेंटम था, लेकिन आज जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि जो स्टॉक में ओवरऑल नियर टर्म के हिसाब से स्ट्रेंथ तो बनी थी, लेकिन ये करेक्शन में स्टॉक अगर यहाँ पे 3970 3960 के लेवल को होल्ड आउट करता है तो फिर वहां से हमें लगता है वापस पुल बैक बनते हुए दिख सकता है, क्योंकि नियर टर्म चार्ट पे जो ब्रेकआउट है वो अभी भी इंटैक्ट है और स्टॉक नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे 3970 3960 के लेवल का, वहां पे इसको वापस एक बार रीअसेस करेंगे। ओके, कैम्स आज कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में थोड़ी बिकवाली। आप देखिए, एंजल वन, BSE लो पे कर रहा है कारोबार। एक बार वायदा बैन अपडेट लेते हैं और RBL बैंक वायदा बैन में जा सकता है, पोजीशन बढ़कर 137% हो गई है। एंजल वन वायदा बैन से बाहर आ सकता है, पोजीशन घटकर 79% हो गई है। 79 और 69 में खासा ध्यान देती हूँ मैं अब आजकल। एक बार हुड को रखेंगे स्क्रीन पर। शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में आज के सेशन में हमें देखने को मिली, पैनल पिक भी किया था। सोमिल जी,
एक बार हुड को फिर से देख लीजिए, 240 के लेवल पर लगभग 5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। कैरी करें इसको हुड को कल के लिए? एब्सोल्युटली मीडियम टर्म ट्रेंड रिज्यूम हुआ है 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर। एक बड़ा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट 255 पे है, लेकिन मुझे लगता है कि इन द मीडियम टर्म आउटलुक ये बहुत अच्छी रैली दिखा सकता है। इन द शॉर्ट टर्म 255 का टारगेट है और मीडियम टर्म में 280 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। ओके, हुड को आज का स्टार प्राइस परफॉर्मर और स्ट्रॉन्ग मूव था यहाँ पे। अच्छा, एक दो स्टॉक्स पे थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, और कॉशन है यहाँ पर जो स्टॉक्स अब बड़े लेवल्स को ब्रीच कर रहे हैं। इसमें मैं आपके स्क्रीन पे रखूँगा दैट ट्रेंड। देखिए, ट्रेंड में क्लासिकल फेलियर आया, क्लासिकल रिवर्सल आया 200 डेमा से। मानस ये चार्ट और ये एक राइजिंग चैनल जो मेरे ख्याल से मार्च से परसिस्ट कर रही थी, एक एजम्पशन था, एक धारणा बन रही थी कि अब ये इसका शायद निकल जाएगा इससे बाहर। बट मानस फाइनली एक कोलैप्स का फियर, एक कोलैप्स का डर नज़र आ रहा है इस चार्ट को देखने के बाद। अगर ये 4980 या फिर 4950 के नीचे सेटल हो गया तो कौन सा जोन खुल जाएगा ट्रेंड में? तो देखिए, करीब पिछले 3 हफ्ते से अगर हम देखें तो यहाँ पर वीकनेस है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक ने पहले 200 मूविंग एवरेज को रीगेन किया था, लेकिन वहां सस्टेन नहीं हो पाया। और देखिए, अब अगर ये हम 4950 या 4940 की बात करें, वो अहम इसलिए है क्योंकि वहां पर 100 वीक मूविंग एवरेज आता है। अगर 100 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक होगा तो इसमें कम से कम 4500 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आई थिंक 4900 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। ओके, 4900 का स्टॉप लॉस अगर लॉन्ग पोजीशन है। ट्रेंड काफ़ी दिनों से परेशानी का सबब, इनफैक्ट यहाँ पर पेशेंस तो टेस्ट कर रहा है। क्लोजिंग की तरफ अब 3 मिनट है बस क्लोजिंग होने में, और क्लियरली आज का जो सबसे ज़्यादा जिसने डेंट दिया आज मार्केट में आईटी था, लगभग 3% गिरावट के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। फार्मा हेल्थ केयर स्पेस में सबसे ज़्यादा बिकवाली। इसके अलावा थोड़ी बहुत संभालने की कोशिश की मार्केट को मेटल स्पेस ने, साथ ही एनर्जी स्पेस में। और एनर्जी स्पेस में अगर आप ध्यान देंगे तो अडानी ग्रुप के ज़्यादा ही स्टॉक्स आपको नज़र आएंगे गेनर्स में, चाहे वो ग्रीन हो, पार हो, एनर्जी सोल्यूशन हो। तो एनर्जी कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के बदौलत के साथ यहाँ पर कारोबार करता हुआ नजर आया अच्छे खासे मोमेंटम के साथ। साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज भी फ्लैट होने की यहाँ पर फ्लैट होता हुआ जाए। एक लास्ट 1-2 पिक मैं पे ट्रेड लेना चाहूँगी, उसके बाद क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। पीएफसी सुझाया था शरद जी ने एज अ फंडामेंटल आइडिया। एक बार आरईसी रखेंगे स्क्रीन पर। आरईसी और पीएफसी में शानदार एक बार मोमेंटम आता है, दोनों स्टॉक साथ ही चलते हैं। गाबा सर, आरईसी लेवल्स पे कैसा लग रहा है? ईसी आरईसी कुछ ट्रेड नहीं होता, नो लॉन्ग नो शॉर्ट, कंप्लीटली इन अवॉइड, इज अ ब्यूटीफुल स्टॉक टू अवॉइड। ओके, ठीक है, अवॉइड करना फिलहाल आरईसी को। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और बिग वॉल पे समझते हैं कि आज की क्लोजिंग कैसी हुई। क्लोजिंग डिसअपॉइंटिंग है वीरेंद्र जी? बिल्कुल श्रेय, लेकिन अभी आपने ध्यान दिया प्रकाश गाबा सर ने क्या कहा, ब्यूटीफुल स्टॉक टू अवॉइड, है ना? ये भी एक कला होती है, कभी कभी किसी ट्रेड में ना उतरना, अवॉइड करना, ये भी एक कला है। चलिए अभी काम करते हैं, आते हैं बड़ी वॉल पे, और बड़ी वॉल पे आपको थोड़ा दर्द नज़र आएगा और गहरा गहरा लाल रंग, जो रंग कल को आना है यानी मंगलवार को नवरात्रि का, वो सोमवार पे छाया हुआ था और निफ्टी घबराया हुआ था 25,208 डे लो पर। जी हाँ, आधा % नीचे, बट अगर आप कंपेयर करें डे हाई से तो वो दूरी आपको बहुत नज़र आएगी। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स वाज डूइंग वेल, निफ्टी मेटल्स ने अच्छा किया, फाइनेंशियल्स ने अच्छा किया, एनबीएफसीज ने अच्छा किया, ऑयल एंड गैस इंडेक्स ने अच्छा किया। बट जो बैकफुट पे थे, जो डिसाइसिवली बैकफुट पे थे, उसमें निफ्टी आपकी स्क्रीन पर निफ्टी बैंक, देखिए निफ्टी बैंक एक रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस थे 163 अंक नीचे, लेकिन स्टिल ऑप्शन बेस के ऊपर मिड कैप्स में पेन था, खासा पेन था। आईटी इंडेक्स आज 3% लोड का, और मेरे ख्याल से और एक क्लियर मैंडेट, क्लियर स्विंग आपको निफ्टी आईटी में कल एक बार फिर मिलेगा। एडवांस डिक्लाइन रेशो काफ़ी ख़राब, ये थे कुछ सेक्टर इंडस्ट्रीज। उसके बाद जरा एडवांस डिक्लाइन रेशो देखिए, हर 2 शेयर जो थे वो गिर रहे थे, एक के सामने बढ़े हुए आईटी। अब आइए जरा सेक्टर इंडस्ट्रीज लूजर्स पे आइए जरा प्लीज़। मैं दूसरी वॉल पोजीशन देख रहा था, ये देखिए फार्मा कोलैप्स हुआ आज 350 अंक, 1.5% नीचे। आईटी के तो खैर पूछे ही मत, 1000 पॉइंट साहब। कैपिटल मार्केट इंडेक्स 1.25% नीचे रहा, डिफेंस स्पेस नीचे रहा। कैपिटल गुड्स आज अगर आप देखें काफ़ी खासा क्रैक हुए 3.4%, और एफएमसीजी में 1.5% का नुकसान था। और आगे बढ़ते हैं, आज गेनर्स अगर कुछ थे इंडेक्स दिखा दिए डायरेक्टर साहब। यस, एनर्जी
मेटल्स में स्ट्रेंथ थी, मेटल्स वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू ऑल टाइम हाई। फाइनेंशियल्स में एक बिल्कुल स्थिर था माहौल और ऑयल एंड गैस इंडेक्स बिल्कुल स्थिर रहा। निफ्टी लूजर्स आज बैकफुट पे क्या क्या था? टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, सिप्ला, विप्रो, टाटा मोटर्स। ये शीट इसको देख के बहुत आपको अचंभा नहीं होगा, 3 टॉप लूजर्स डेरिवेटिव्स के, और तीनों आईटी मेजर दिग्गज जो है वो कोलैप्स हुए। निफ्टी आईटी इटसेल्फ अगर आप देखें आज करीब करीब 3% नीचे था। एक बार गेनर्स पे आते हैं, इक्का दुक्का जो गेनर्स थे उनको देख लीजिए जरा, उनकी जो दिशा थी उसमें पूरी प्रेजेंस थी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, एटर्नल एट ऑल टाइम हाई, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, और एसबीआई लाइफ, ये दोनों ही स्टॉक्स अच्छे थे। निफ्टी शट आपकी स्क्रीन पे लगभग 25,200 पे, और ये समझ लीजिए जनाब कि 3 दिन में, यानी इस सोमवार, शुक्रवार और गुरुवार में वो इंडेक्स जो कि 10 डेमा से लगभग 300-350 पॉइंट ऊपर था, वो कूलिंग ऑफ होने के बाद आज अपने 10 डेमा को फिर टच करता हुआ थोड़ा सा निराश कर रहा है। बट मेरे ख्याल से श्रेया और एक क्लियर मैंडेट ये बाजार देगा वेडनेसडे ऑनवर्ड। कल तो खैर शायद एक्सपायरी है, ऑप्शन राइटर्स इसको ग्रैब करके रखें, बट क्लियर मैंडेट देगा स्ट्रेंथ और वीकनेस की तरफ, पॉसिबली वेडनेसडे को। खैर श्रेया, पंचनामा है क्या आपका आज? जी, पंचनामा है, और आज हमारे साथ होंगे अरुण कुमार मंत्री जी, जो हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे 3:35 पर CNBC आवाज के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इंस्टाग्राम, एक्स, साथ ही यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़िए और अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो पूछिए। और कल लाल रंग है, मंगलवार का दिन है ना, सब रेड पहन के आ रहे हैं, आपको भी पहनना होगा। सब रेड, हाँ, टाई तो पहनेंगे, टाई पॉकेट स्क्वायर ये तो अवश्य पहनेंगे, बाकी लाल सूट, लाल टाई, लाल शर्ट ये वर्मा जी ने सिलवा ली है मंगलवार की सुबह के लिए, है ना। मिलते हैं आपसे मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।